पापा ने मुझसे फाइनली कहा कि ऐसा है कि अब ट्रेन कुछ देर में खुलने वाली है, हम लोग ये वॉशरूम के सामने खड़े हो जाते हैं, ये 5-6 घंटे का तो रास्ता है, क्या ही जा रहा है, खड़े हो जाएंगे यहाँ। सो मैं पापा से झुंझला के कहा कि मुझे किस बात की कमी है कि मैं यहाँ इस टॉयलेट के बगल में खड़ा होकर मैं जाऊँगा 5 घंटे का, या आपने ये अपने पिताजी मैंने से अपने ही पूछा? पिताजी से कहा। तो क्या कुछ ऐसा था जो आपको हमेशा मोटिवेट किया, बड़ा सपना देखने के लिए ताकत दिया, हौसला दिया? आई यूज्ड टू फील कि ये जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, आई डू नॉट बिलोंग हियर, एंड दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस राइट सिंस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। भले मैं यहाँ अभी रह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बट मुझे इसको बेहतर बनाना है कि दिस कैन नॉट बी माई लाइफ सिचुएशन एंड दिस कैन नॉट बी माई पेरेंट्स लाइफ सिचुएशन ऑल्सो। आप क्या मानते हो कि बच्चों को इनिशियली अच्छे स्कूल में भेजने का हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलता है? अच्छा मिलता है सर, और उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट बात है कि न सिर्फ स्कूल, बट वन शुड एस्पायर टू बी ए पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। पर आपको क्या लगता है वो जो 5वीं 6ठी क्लास का जो उम्र होता है, क्या वो सही समय है पेरेंट्स को अपने घर से बच्चों को दूर भेजने का? क्योंकि उस उम्र में बच्चे अच्छी चीज़ भी सीख सकते हैं और बुरी चीज़ें भी सीख सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि क्या आईआईटी में जाने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि अरे मैं अभी भी ऑर्डिनरी इंसान हूँ? अब एक स्मॉल टाउन से निकला हुआ आदमी पहली बार इतने बड़े संस्थान को देख रहा है, तो वो उसके ऑ में ही ऐसा हो गया कि लगा कि यार मैं बहुत मिनिस्क्यूल हूँ इस जगह पे। अंदर के इंसान का कॉन्फिडेंस आईआईटी तक लेके जाता है या आईआईटी के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है? आईआईटी ने भी हमारे साथ वही किया। पहले कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया और फिर बताया गया कि तुम एक हाईएस्ट और बेस्ट ब्रीड के घोड़े हो, रेस तुम्हारा अभी भी चल रहा है, तो दौड़ना रुकना नहीं है, लेकिन तुम ऐसे हो जो इस जगह पे आ गए हो जहाँ पे ऐसे बहुत से घोड़े दौड़ रहे हैं। प्यार का करियर से क्या लेना देना है या कहीं ये डिस्ट्रैक्शन है? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुशांत राज और आप सभी का BW टॉक्स में दिल से स्वागत है। BW टॉक्स की शुरुआत मैं एक ऐसे इंसान के साथ करना चाहता था जिनकी कहानी ने कहीं ना कहीं मेरे बचपन को शेप किया है। मेरे फादर का कहना था कि अगर बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है तो उन्हें अच्छे लोगों के संगत में रखना बहुत ज़रूरी है। और शायद उसी सोच का परिणाम था कि मुझे बचपन से आज के गेस्ट के साथ रहने का, उनसे सीखने का बहुत अवसर मिला। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि कुछ प्रेरणाएं किताबों से नहीं मिलती हैं, वो कुछ लोगों के जीवन को देख कर मिलती हैं। और शायद इसी वजह से मेरे लिए BW टॉक्स के पहले अतिथि कोई फिल्म सितारे, बड़े उद्योगपति या प्रसिद्ध व्यक्ति से ऊपर है, बल्कि एक ऐसे इंसान जिन्होंने बिना जाने मेरी ज़िंदगी को और सोच पे एक गहरा प्रभाव डाला है। मुझे बेहद खुशी है और गर्व है कि BW टॉक्स के पहले अतिथि के रूप में हमारे साथ है संगम तीर्थराज। संगम जी, आपको हमारे शो पे आके कैसा लग रहा है? एज ऑफ नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे बुलाया, एंड प्लीज़ डोंट माइंड, आई नो एवरीबडी नो सुशांत इज़ योर नेम, बट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन इफ आई कॉल यू बाय द नेम दैट आई हैव ऑलवेज बीन कॉलिंग यू बचपन से, दैट से तू, सो बिकॉज आई नो इट विल हैव अ स्लिप ऑफ टंग, सो आई माइट हैव दैट, सो स्टार्टिंग में ही मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। सो सेतु, आई एम फीलिंग रियली गुड, दिस अ रियली गुड इनिशिएटिव जो तुमने शुरू भी किया है। और मुझे पहली बार तुमने मुझे बुलाया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या सवाल है तुम्हारे, तुम क्या पूछोगे मुझसे या मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बट आई थिंक लेट्स देखिए, लेट्स मेरे मूव इस फॉरवर्ड। मेरे मेरे इस पॉडकास्ट का जो मोटिव है वो यही मोटिव है कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर, किसी सेलिब्रिटी या किसी भी वैसे लोगों से स्टार्ट नहीं करूं जहां पे दुनिया उनको सुन रही है। मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हर आदमी का एक जर्नी है, हर आदमी की एक कहानी है, और उन कहानियों को अगर हम ठीक से देखें तो उनसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि उन कहानियों को मैं दुनिया तक लेके जाऊं जिससे लोग रिलेट कर सके कि ये कहानी तो हमारी, हर एक दूसरे बंदे की कहानी है, ये आपकी मेरी नहीं, हर दूसरे बंदे की कहानी है। तो इसी सोच के साथ मैंने ये स्टार्ट किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन टू बी माय फर्स्ट गेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट। संगम जी, जैसे पॉडकास्ट पे आना, बातें करना, ये सारी चीज़ें तो एक अपने जगह पे है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि अनजाने जाने में हमें पता भी नहीं होता है और हम लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप उनमें से एक है जो बचपन में हम दोनों भाई, मैं और सचिन, दोनों भाई पे एक प्रभाव छोड़े, और उसी से प्रेरित होके कहीं ना कहीं हम लोग सैनिक स्कूल तिलैया में जाने का और प्रिपरेशन करने का सोचे। मेरे पिताजी का सोच था कि बच्चों को अगर अच्छा माहौल दे तो बच्चे अच्छा कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग सब साथ में रहे और एक हमें मौका मिल पाया। तो संगम जी, आज का जो पॉडकास्ट है वो पॉडकास्ट ना ही आईआईटी का है, ना ही यूपीएससी एस्पिरेंट का है, ना ही एक कॉरपोरेट का है।
आज का जो पॉडकास्ट है वो एक आम इंसान का है, और जहाँ पे मैं मानता हूँ कि आज आपको लोग एक बहुत सफल इंसान की तरफ देखते हैं, लेकिन मैं आपसे पहले एक बिहार के छोटे से कस्बे का एक गांव देखता हूँ। उस गांव का एक परिवार देखता हूँ, और उस परिवार में एक सैक्रिफाइस करते हुए पिता को देखता हूँ, जहाँ पे कमरों से बड़े सपने थे, हालात बहुत बुरे थे, और शायद उससे भी ज़्यादा संघर्ष था। क्योंकि मुझे ये मौका मिला है कि मैं बहुत करीब से आपके और आपके परिवार को देखा हूँ, तो वहाँ पे जहाँ पे आपके पिता ने इतना संघर्ष किया, वहाँ पे उस गांव के घर के एक पिता के साथ एक माँ भी है, जहाँ पे वो हर रोज सभी लोगों को अपने बच्चों की सफलता का आश्वासन दे रही है कि मेरे बच्चे एक दिन सफल होंगे। कुछ अधूरे ख्वाब है, सपने हैं। कैसा था वो घर? आज से 20 से 25 साल पीछे हमें ले चलिए, और जिस शुरुआत से जहाँ पे इन सपनों की नींव रखी गई थी, उस बचपन में हमें लेके चलिए, उस घर के तरफ हमें लेके चलिए। कैसा था वो घर? ये काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल भी है। इस पे जवाब देने से पहले मैं 2 पहलू देख रहा हूँ सवाल के, जिस पे एक्चुअली मुझे ड्वेल करना चाहिए। फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट एक चीज़ जो आपने कही कि लोग देखते होंगे इस तरह से कि एक सफल व्यक्ति है। जिस परिवेश से मैं आया था या जिस परिवेश से मैं आया हूँ, वहाँ पर सबसे एक नॉर्मल सी बात ये होती थी कि कभी व्यक्ति अपने समाज में, जिस समाज में वो रह रहा है, वहाँ मैंने आज तक अपने बचपन से लेके किसी को अभी तक भी अपने सफलता को लेकर एक एग्ज़िबिशन वे में रहते नहीं देखा हूँ कभी। समाज में बहुत से वैसे लोग भी थे जिनको देखकर हम प्रेरणाएँ लिया करते थे। जैसे मेरा एक बचपन का मित्र है, उनके दादाजी हुआ करते थे। वो एक काफ़ी पढ़ी-लिखी शख्सियत थे, जिनको देखकर हम प्रेरणा लेते थे, और हमारे माता-पिता भी हमें यही बताते थे कि देखो उनको, कि वो इतनी बड़े पोज़ीशन पर होते हुए भी जब गाँव में ऐसे घूमते हैं, तो वो नॉर्मल सी एक गंजी और धोती और चप्पल में ही घूम रहे होते हैं। उनमें किसी अंदर का ये एक एक्सेप्टेंस या काइंड ऑफ अ, एक रीगल फीलिंग या उस तरह का समाज से कट के ये फीलिंग कि मैं कुछ हो गया हूँ, ये फीलिंग नहीं थी। ये सेम चीज़ पूरे पूरे समाज में व्याप्त हुआ करती थी, एंड आई बिलीव कि एक लार्जर पैरेलल्स में भी अगर हम देखें, तो जिस नॉर्दर्न इंडिया से हम लोग आते हैं, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ या मिडिल क्लास फैमिलीज़ अक्रॉस द कंट्री, जो कम्युनिटी लिविंग है वहाँ पे ये फीलिंग जनरली व्याप्त है। थोड़ा बहुत इसकी चीज़ें हमें शहरों में भले देखने को मिलती हैं, बट दैट इज़ अनदर टॉपिक ऑफ थिंग। सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ दैट। सेकंड, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा घर कैसा था, तो और मैं बचपन में अगर जाके उस चीज़ को याद करूँ, तो जो मेरे को फारदेस्ट एंड फारदेस्ट मेमोरी है कि कच्ची पकी मिली हुई एक सड़क है, उससे एक पगडंडी नीचे की तरफ उतर रही है, सामने जाइए तो बड़ा सा एक, मतलब एक इन्क्लोजर है बड़ा सा, जिसमें खपड़ैल का एक घर बना हुआ है, जिसके अंदर 2-3 बड़े से कमरे हैं, सामने 4-5-6 गायें हैं। एक नॉर्मल किसान का परिवार जिस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, मेरे साथ बहुत बच्चे अटैच करेंगे इस चीज़ को लेकर, जिन्होंने 90s में अपना बचपन शुरू किया होगा, कि यूजुअली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की फैमिली बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, इन सब जगहों पर ऐसी ही होती थी। तो सेकंड चीज़ ये है कि ये चीज़ को लेके भी मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं एक डेप्रिशिएटिव लाइफ़ जी रहा हूँ या मैं डिप्राइव्ड हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी देखता था सबके घर ऑलमोस्ट ऐसे ही हुआ करते थे। सो एनवी या एक डेप्रिवेशन की फीलिंग आपके अंदर तब आती है, जब आप ये देख रहे होते हैं कि इर्द-गिर्द लोग अच्छे रह रहे हैं, लेकिन आपका अपना करेक्ट, परिवार जो करेक्ट, है, करेक्ट। वो इस तरह के सिचुएशन में रह रहा है। तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वाज़ लिविंग जस्ट लाइक दिस ओनली। सो आई नेवर थॉट ऑफ इट। राइट नाउ यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, तो मैं सोच रहा मैं हूँ मैं कि इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है। ये जो पॉडकास्ट जो भी लोग देख रहे होंगे, मुझे पता है कि आज के पॉडकास्ट में जो हमारी कॉन्वर्सेशन होने वाली है, उससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जो छोटे से कस्बे से आके अपने उम्मीदों से बड़े सपनों को देखते हैं और उन सपनों को साकार करते हैं, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको लगता है कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ तक पहुँच गए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अ, आगे बढ़ते हुए मुझे एक चीज़ पर्सनली पूछना है कि देखिए, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कहीं ना कहीं एक संघर्ष करता हुआ, खामोशी में अपनी कुर्बानी देता हुआ एक पिता होता है, और वो कभी भी अपने बच्चों को ये जाहिर नहीं होने देता है कि उनके ऊपर क्या चीज़ें बीत रही हैं, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे विषम परिस्थितियों का हो। क्या आपके पिताजी ने कभी आपको घर की स्थिति के बारे में या कुछ मजबूरी के बारे में ऐसा कुछ बताया था?
नहीं, नहीं, पहले देखिए लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मतलब ये शब्द ऐसा है कि हम लोग इसको बहुत कैज़ुअली इस्तेमाल कर लेते हैं, दिस वर्ड कॉल्ड सक्सेसफुल। आई एम नॉट सक्सेसफुल इन एज़ सच ऑफ दैट सॉर्ट। और ये एक ऐसी जर्नी है जो चल रही है अभी। मतलब ये जब आदमी चला जाएगा यहाँ से तब कोई पलट के नहीं, देखेगा। सक्सेसफुल इसलिए है कि आज आप जिस मुकाम पे हो बहुत सारे लोग नहीं हैं। हाँ, जो करने निकले थे शुरुआत के दौर में उस छोटे से घर से, उसको ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ टिक बॉक्सेस हैं, जहाँ पे टिक लग गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज़ वन थिंग टू वन वे टू लुक एट इट। हाउएवर, जो आपने ये प्रश्न पूछा कि पिताजी ने कभी इस बात का अनुभव होने दिया, नहीं होने दिया उन्होंने। इसकी एक बहुत छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ। मैं कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा था और फ़ॉर्च्यूनेटली अनफ़ॉर्च्यूनेटली कोटा आईआईटी का सेंटर नहीं होता है। तो कोटा में जितने लोग भी तैयारी कर रहे होते हैं, या तो वो अपने-अपने घर चले जाते हैं या फिर वो जयपुर जो है वो प्राइम सेंटर है, वहाँ से आईआईटी देने का। अब आईआईटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, 2 सिटिंग की परीक्षा होती थी, तो वहाँ से हमें वापस आना था। अब आप इमेजिन करो कि कोटा स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि जिस भीड़, वो सारी की सारी भीड़ जयपुर स्टेशन से, सॉरी, वो कोटा आ रही थी। ट्रेनें इतनी खचाखच भर गई थी कि ना कहीं पैर रखने की जगह है, रिज़र्वेशन का कोई मायने नहीं रखता। तो पापा ने मुझसे फाइनली कहा कि ऐसा है कि अब ट्रेन कुछ देर में खुलने वाली है, तुम हम लोग ये वॉशरूम के सामने खड़े हो जाते हैं, ये 5-6 घंटे का तो रास्ता है, क्या ही जा रहा है, खड़े हो जाएँगे यहाँ। जबकि मैं दिन भर के वो इस एग्ज़ाम दे के उस अप्रैल की गर्मी में मैं एग्ज़ॉस्टेड था। आई वाज़ नॉट इवन एबल इन अ पोज़ीशन टू स्टैंड। सो मैं पापा से झुँझला के कहा कि मुझे किस बात की कमी है कि मैं यहाँ इस टॉयलेट के बगल में खड़ा होकर मैं जाऊँगा 5 घंटे का, या आपने ये कि अपने पिताजी मैंने से अपने ही पूछा? पिताजी से कहा। अब जिस तरह की का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले दिया है, उसको अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट से जोड़ें, तो ये उस व्यक्ति का बड़प्पन होगा आज के डेट में, पलट के मैं कहूँ, कि जिस व्यक्ति ने उस सिचुएशन में होते हुए भी अपने बच्चे को ये नहीं फ़ील होने दिया। उसका बच्चा ये कह रहा है कि मुझे किस बात की कमी है। सो उस सवाल का जवाब ये है कि एक्चुअली में कभी उन्होंने हमें ये फ़ील नहीं होने दिया। जीवन के 2-3 चीज़ होते थे, जो एक्टिविटीज़ में उन्होंने कहा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना मन करे पढ़ो, जितना मन करे खाओ, जितना मन करे खेलो और जितना मन करे सो। तो ये 4 चीज़ें ही हमें ज़िंदगी में दिखती थी और इन 4 चीज़ों में उनके साइड से कभी कोई मनाही नहीं थी। देखिए, हमारे बेसिकली बिहार, यूपी और जो मिडिल एवरेज क्लास की जो फैमिली होती है, वो एजुकेशन को लेके बहुत ही कंसर्न होती है बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता भी होती है बच्चों की अच्छी शिक्षा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और जहाँ तक मैं आपके और आपके परिवार को बहुत बचपन से देखता आया हूँ, शायद ये बात मैं इसलिए आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि बच्चों को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए माँ बाप का कितना बड़ा संघर्ष होता है। बहुत ज़्यादा। मुझे वो एक स्टोरी और वो दृश्य याद आता है जहाँ पे आपके पिताजी उस समय मुजफ्फरपुर में पोस्टेड थे, हमारे घर में ही वो रहते थे और एक समय ऐसा था, चूंकि आप लोग दो भाई हैं और एक बहन है आपकी, यस। तो वहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि बड़ा सा एक फ्लैट लेके रहना बिल्कुल, और आप लोग बिल्कुल। का फीस देना, सब कुछ देना। तो वहाँ पे देखिए, अभाव के प्रभाव से इंसान आगे बढ़ता है। अभाव जो है, जो कठिन परिस्थितियाँ रहती हैं, 2 चीज़ लाती हैं, या तो मजबूती लाती हैं या तो मजबूरी लाती हैं। तो क्या कुछ ऐसा था जो आपको हमेशा मोटिवेट किया, बड़ा सपना देखने के लिए ताकत दिया, हौसला दिया, और क्या वो चीज़ है जो हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती थी, जो आपको कभी रुकने नहीं दी? नहीं, आई डोंट नो, मतलब इसका जवाब भी मैंने खुद बहुत बार ढूँढने की कोशिश की है, बिकॉज़ इफ़ आई ऑल्सो टेक सम टाइम, वैसे तो काम-काज के चक्कर में आजकल उतना समय नहीं मिलता है कि आदमी सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी जाए, व्हिच आई बिलीव एवरीबॉडी शुड एक्चुअली गो इंटू। बट इफ यू आस्क मी दैट क्वेश्चन वेरी पर्सनली, तो समहाउ आई डोंट नो व्हाट दैट इज, वेदर इट्स अ साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस और व्हाटएवर दैट इज, समहाउ आई यूज्ड टू फील कि ये जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, आई डू नॉट बिलोंग हियर, एंड दिस वाज माय थॉट प्रोसेस राइट सिंस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, कि दिस इज नॉट हाउ वेयर आई आई विल लिव। ये भले मैं यहाँ अभी रह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बट मुझे इसको बेहतर बनाना है। अब वो मुझे नहीं पता वो 12 साल के बच्चे के अंदर वो ख़्याल कैसे आते थे, या 15 साल की उम्र में क्या सोचता था मैं, या 18 साल की उम्र में क्या सोचता था, या उसके पहले 10 साल की उम्र में क्या सोचता था। बट ये थॉट जो है वो कॉन्स्टेंटली कहीं न कहीं से मेरे अंदर घर कर गया था कि दिस कैन नॉट बी माय लाइफ सिचुएशन, and this cannot be my parents life situation also, or my siblings also. So somehow that was the motivating factor, जहाँ पे क्योंकि हम क्योंकि हम लोग देखते रहते थे कि बचपन में हम लोग, जब आप आते थे छुट्टियों में,
तो हम लोग हमेशा एक्साइटेड रहते थे कि आप लोग आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग से सीखने को बहुत कुछ मिलता था। क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे सिविलियन की तरह जो नॉर्मल स्कूल्स में जा रहे हैं और जो बच्चे सैनिक स्कूल में जा रहे हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल, उनका हर चीज़ का एक तरीका ही अलग हो जाता है। तो हम बहुत एक्साइटेड रहते थे बचपन में, और वो सारे दिन बहुत अच्छे से याद है, सेम जहाँ यार। पे खेलने कूदने के लिए हर बच्चों की तरह हम लोग तत्पर रहते थे कि आप लोग बिल्कुल, आइएगा, बिल्कुल। कंपनी मिलेगी। लेकिन उस समय भी मैं आपको देखता था कि अरे पढ़ाई करना है, नंबर कम आ गया है, ये हमेशा आपके अंदर ये एटीट्यूड रहता था। तो वो क्या चीज़ थी जो बचपन में भी वो कहीं न कहीं वो बचपना जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देती थी? प्राइमरीली बिकॉज़ माय फादर इज़ द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली एंड मैं भी एल्डेस्ट वन इन द फैमिली इन द नेक्स्ट जनरेशन हूँ। तो ये कहीं न कहीं राइट फ्रॉम द स्टार्ट इट वाज़ माय फादर ओनली जो हमेशा ये करते थे कि कहीं भी बाहर जाते थे तो मुझे वो अपने साथ रखते थे। जैसे आफ्टर माय यंगर ब्रदर वाज़ बोर्न तो इट वाज़ डिफिकल्ट फॉर मदर आल्सो टू मैनेज 2 चिल्ड्रन एट वन्स लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली क्योंकि बाकी और लोग की ज़िम्मेदारियाँ भी मतलब इकोनॉमिकली वाज़ ऑन द फादर बट टू रन द फैमिली वाज़ ऑन द मदर एंड द ग्रैंडमदर। तो जब छोटा भाई हो गया तो पापा को ये लगा कि भाई ये इसके ऊपर ये दोनों बच्चों को देखना मुश्किल रहेगा। तो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज़ ही स्टार्टेड टेकिंग मी टू हिज़ पोस्टिंग्स बहुत पहले से। तो मैं 3 साल, 2.5 साल का जब से हूँ, तब से मैं पापा के डिफरेंट डिफरेंट पुलिस पोस्टिंग्स में हाईली रूरल एरियाज़ जहाँ पे पता चल रहा है कि डकैत अभी भी हैं, वैसे-वैसे फूस के थाने, छप्पर ये सब दे तो समहाउ उनके साथ जो मैं रहने लगा ना तो मेरा बहुत अर्ली एज का जो लिविंग था वो बच्चों के साथ नहीं हो रहा था। वो हो ही रहा था बड़े लोगों के साथ। तो उनको स उनकर उनके रूटीन को मॉर्निंग से ऑब्ज़र्व करना कि एक पुलिस वाला थाना में कैसे रह रहा है, कैसे वो सुबह उठ रहे हैं, कैसे वो चीज़ों को सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उनकी वाइफ़्स और बच्चे भी उनके साथ नहीं रहते थे। इट माइट हैव बीन कि दैट वुड मुझे हैव मुझे लेफ्ट ये एन पूरा इन्फ्लुएंस। कॉन्वर्सेशन आपका सुन के वो याद आ रहा है, वो एक लाइन है कि मैं कई हादसों से गुजरा हूँ, मैं अपने उम्र से कई साल बड़ा हूँ। तो जैसे सैनिक स्कूल की जर्नी कैसी रही? कैसे आपको पता चला कि सैनिक स्कूल में कोई एक स्कूल है जहाँ पे हमें तैयारी करनी है, वहाँ पे जाना है? नहीं पता देखिए एक्चुअली में इन सब चीज़ों के पीछे भी हाथ है 2 लोगों का। एक मेरे पिताजी तो हुए ही हुए, दूसरा एक मास्टर साहब हुआ करते थे हमारे जो गुज़र गए। तो बचपन में मैं जितना भी मोस्ट बदमाश बच्चा आप इमेजिन कर सकते हो इमेजिन कर लो। वो बेगूसराय का 90s का बेगूसराय वो एक अलग बिहार और अलग बेगूसराय हुआ करता था। वहाँ पे मैं 3 साढ़े 3 साल का बच्चा जिसको कोई नहीं घर में देख के कहता था कि पढ़ने लिखने से तो उसका दूर-दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं पिताजी को ये पहल हुई कि और चूँकि ये मेरी पहल नहीं है, अगर वहाँ के बच्चे कल को इस बात को देखेंगे या आज की डेट में भी देखेंगे, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइमरी इकोसिस्टम बना हुआ है हमारे स्मॉल टाउन्स इन बिहार में कि बच्चों को छठी, 7वीं में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, जहाँ पे बच्चा बोर्डिंग में जा सकता है, उन जगहों पे भेज दिया जाए। व्हाई? बिकॉज़ द पेरेंट्स डिडन्ट वांट कि माय चाइल्ड शुड स्टे इन दिस इकोसिस्टम। करेक्ट। उनको लगता था कि हम तो चलो रह लिए, कुछ भी कर रहे हैं, बट बच्चे को जितनी जल्दी यहाँ से बाहर भेज दें, उसको कुछ दूसरा इकोसिस्टम मिले देखने के लिए, वो सुबह-शाम यही ना देखता रहे। वो थॉट प्रोसेस पिताजी का था, बट उसके बाद एक मास्टर साहब थे जो मिल गए पापा को कहीं से। हुँ। जैसा बचपन में हुआ करता था कि मास्टर साहब आपका बच्चा है, अब आपके हवाले कर रहे हैं, अब देख लीजिए। तो बस वो भी हमें ऐसे ही ट्रीट करते थे कि माँ-बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें अपने हवाले से ट्रीट करेंगे। It was that teacher, ओके। basically. Primarily, it was that teacher who gave me this idea of these schools, these places कि if you go there या पढ़ोगे अच्छे से तो एक वैसी जगह पे पहुँचोगे जहाँ से तुम अपने लाइफ को इस जगह के इकोसिस्टम के बियॉन्ड भी इमेजिन कर सकते हो। सो दैट वाज़ द इनिशियल ट्रिगर। देखिए घर हमें संस्कार देता है, किसी भी एक बच्चे को जो उसका घर है वो उसको संस्कार देता है। और हर इंसान के जगह में कहीं ना कहीं डिफरेंट प्लेसेस जो होते हैं वो उनको एक जीने का डायरेक्शन और एक तरीका देते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि सैनिक स्कूल वो जगह था जहाँ पे लाइफ को देखने का एक नज़रिया मिला, आपको एक डिफरेंट तरीका मिला? डेफिनिटली बिकॉज़ देखिए इसमें भी 2 तरह की चीज़ें हैं। लेट्स से फॉर इफ आई पुल इट अप फ्रॉम समव्हाट ऑफ जो मैं पढ़ा हूँ सोशियोलॉजी वगैरह में सिविल सर्विसेज में, तो उसमें भी ये रहता है कि फैमिली जो है वो उसको बोला जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक टेक्निकल टर्म में अगर हम कहें तो। एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो स्कूल से शुरू होता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में फैमिली के अंदर भी कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स हैं जिसके तहत बच्चा बड़ा हो रहा होता है, बट लार्जली वो रूल्स एंड नॉर्म्स जो है बहुत लूजली डिफाइंड होते हैं। बट जब हम एक वैसे स्कूल के सेटअप में जाते हैं जो कोई भी बच्चा जा रहा होता है तीसरी चौथी, बट वो आर्मी स्कूल और सैनिक स्कूल एक ऐसी तरह की चीज़ हो जाती है जिसका एक अपना खुद का डिफाइंड स्ट्रक्चर है,
देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर क्लियरली डिफाइंड। उसने हमको भी शेप किया, और उसने, मुझे नहीं लगता कि उसने सिर्फ मुझे शेप किया, मेरे साथ और जितने लोग वहाँ गए होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और न सिर्फ इस स्कूल में, पैरेलली उस लेवल के और जितने वैसे स्कूल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह बच्चों का एडमिशन लेते हैं, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि बच्चों को वहाँ भी वैसा ही फील आया होगा। आप तो पुराने एकेडमी ब्लॉक में नहीं गए थे, हमारी क्लासेस वहीं चलती थी, जो 60s वगैरह में पहला एकेडमी ब्लॉक बना था, सैनिक स्कूल तिलैया का। लेकिन बहुत अच्छे से, जो कहा जाता है कि लेफ्ट से अंदर जाना है, राइट से बाहर आना है, तो लेफ्ट में जब आप एकेडमी ब्लॉक में घुसते थे, तो उस एकेडमी ब्लॉक की लेफ्ट दीवार पर लिखा हुआ था, एंटर टू बिकम द वर्दी सिटीजन ऑफ अ ग्रेट एंड ग्लोरियस नेशन। सिर्फ सिटीजन नहीं, वर्दी सिटीजन। और जब आप एकेडमी ब्लॉक से बाहर जा रहे होते, तो उसके लेफ्ट में लिखा हुआ था, गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्रीमैन। तो ये एक थॉट अगर 12वीं क्लास के उम्र से किसी बच्चे के अंदर भर दिया जाए, तो आई बिलीव मेच्योरिटी वो जगह ऑलरेडी देने लगता है। वो, बिल्कुल। हम, अलग बात है कि अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग परिवारों से आए थे, उसने हमें एक कॉमरेडरी का साथ भी बट आपको सिखाया। नहीं लगता कि वो जो बच्चों का जो उम्र होता है जहाँ बच्चे जनरली खिलौनों के साथ खेलते हैं, अपनी माँ बाप के साथ वो समय बिताते हैं और उनको वो घर का प्यार लाड मिलता है, वहाँ पे सैनिक स्कूल इंस्टीट्यूट में 4 बजे सुबह में जो आपका दिनचर्या शुरू हो रहा है, पीटी, परेड, फायरिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सब करते हुए पाए जाते थे आप बच्चे वहाँ के। तो ये जो बिहार के एक छोटे से कस्बे बेगूसराय से भारत के वन ऑफ जो प्रेस्टिजियस स्कूल है वहाँ तक का सफ़र, और उसके बाद जो वहाँ के 7 साल जो आपने वहाँ पे मतलब स्पेंड किया, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या प्रभाव रहा टू कंप्लीटली शेप यू एज अ मतलब होल संगम तीर्थराज दैट यू आर राइट नाउ? नहीं नहीं, वेरी राइटली सो यू आर पॉइंटिंग आउट, ओनली बिकॉज, एंड देयर आर टू थिंग्स टू दिस। सबसे बड़ी बात यह है सर कि जिस माहौल में हम बड़े हुए थे, जो घर के अंदर में सबका ये सोच था, हमारे मास्टर साहब का भी सोच ये था कि यहाँ से बाहर चला जाए तो एक अलग इकोसिस्टम मिलेगा उसमें, जिसमें ये बड़ा हो सकता है। सेकेंडली, मैं चूंकि एल्डेस्ट चाइल्ड हूँ इंटायर फैमिली का, और फैमिली भी हमारी कोई वैसी बहुत एजुकेटेड फैमिली तो थी नहीं कि जिसमें प्रोफेसर्स और ये सब लोग ऑलरेडी हैं कि वो बताएंगे। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात वहाँ ये थी कि मुझे वहाँ मिले सीनियर्स, वो लोग जो मेरी जर्नी को ऑलरेडी जी चुके थे, और जिनको मैंने एक तो डिसिप्लिनरी का एक फोर्स की तरफ तो देखा ही देखा, बट आई ऑलवेज लुकड अप टू देम लाइक एज माई एल्डर ब्रदर्स, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एन एल्डर ब्रदर पर से। सो वहाँ उस स्कूल में जो शिक्षकों ने, जो सीनियर्स ने जो मुझे सिखाया, इनफैक्ट मैं पहली बार 7वीं क्लास में जब इंटर हाउस डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट भी करने जा रहा था, तो भी ये किसी सीनियर की बदौलत थी, जिसने मेरे अंदर का पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया और मेरे अंदर के झिझक को दूर किया कि एक 13 साल का बच्चा एक स्टेज पर खड़ा होकर 850-900 लोगों के बीच में खुल के अपनी बात कह सके और वो डरे नहीं। तो ये सब का सब सीनियर्स का ही दिया हुआ है, और जो तो शिक्षक थे वहाँ। आप क्या मानते हो कि बच्चों को इनिशियली अच्छे स्कूल में भेजने का हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल, अच्छा मिलता है सर, और उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट बात है कि न सिर्फ स्कूल, बट वन शुड एस्पायर टू बी ए पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज आई कैन नॉट से दैट एवरीबडी इज ऑन पैरेलल मीन्स या सब एक ही जगह से राइट, आगे बढ़ रहे होते हैं। राइट। बट अगर हम एफर्ट लें तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम एक संस्था का पार्ट हों। संस्था के पार्ट होने से क्या होता है कि न सिर्फ आपको उस संस्था का एक ऑलरेडी बना बनाया कल्चर मिलता है, बल्कि सेकेंडली जब आप उस संस्था से बाहर भी निकल जाते हैं, तो उस संस्था का एक एलुमनाई बेस होता है, उस एलुमनाई बेस के भी आप पार्ट हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी ताकत देता है आपको, न सिर्फ तब जब आप उस संस्था में थे, बल्कि तब भी जब आप उस संस्था से बाहर निकल चुके हैं। यू एज एन सैनिक स्कूल तिलैया एलुमनस कैन ऑल्सो करेक्ट, फील दैट करेक्ट, करेक्ट, डिस्पाइट करेक्ट। बीइंग राइट, somewhat very junior to me, राइट, but you also know that both of us are a part of the same community right now. राइट, राइट। हम उसी संबंध का हिस्सा हैं, जिस कारण से हम यहाँ बट मैं बैठे ये भी हैं। क्वेश्चन इसलिए पूछा कि अभी क्या है कि मैं जनरली देखता हूँ कि देखिए हर बच्चे अपने माँ बाप के बहुत क्लोज होते हैं और बिल्कुल। बड़े लाड प्यार से हर आज मतलब पहले के पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स में बहुत पेरेंटिंग का डिफरेंस है। और जो अभी के जो माँ बाप है वो बच्चों को इतना ज़्यादा लाड प्यार देते हैं, और जो सैनिक स्कूल में जो एक रिस्ट्रिक्शन के बीच में जो एक करिकुलम था वहाँ पे शायद आज के पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को नहीं भेजें, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक कुम्हार एक शेप में किसी चीज़ को देते रहता है तो वो ठोक बजा के उसमें अपना बहुत सारा मेहनत भी करता है। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि इस पॉडकास्ट को बहुत सारे पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बचपन में बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम मिलनी चाहिए या थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड लाइफ वाले सेटअप में उनको पेरेंट्स को भी उनको भेजना चाहिए?
देखिए, अगर आप ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन इससे पूछें, इस बात पर पूछें, तो पेरेंट्स से हट के कहीं पहले हम इस बात पे बात करते हैं कि डिसिप्लिन और फ्रीडम, ये 2 शब्द जो हैं क्या हैं? बिल्कुल। मेरा पर्सनली ये मानना है, ये फिलॉसफी की बात हो सकती है, कोई कहेगा कि फ़लसफ़ी चीज़ है, लेकिन फ्रीडम आता ही डिसिप्लिन से है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं, कि आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं और साढ़े 6 बजे फिज़िकल एक्सरसाइज करके साढ़े 7 बजे आप नाश्ता कर रहे हैं, 8 बजे आप रेडी होके कहीं पहुँच रहे हैं, 1 बजे तक आपकी क्लासेस हो रही हैं, फिर आप वापस से एक लंच में चले जा रहे हैं। ये डिसिप्लिन आपको वो फ्रीडम देता है कि आप अपने लाइफ़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। ये डिसिप्लिन से ही आता है कि योर लाइफ़ इज़ गोइंग इन अ डिज़ाइन्ड मैनर। जो डिसिप्लिन नहीं है, वो बहक रहा है फिर। उसको फ्रीडम नहीं कह, डायरेक्शनलेस हो वो जाता है। डायरेक्शनलेस है वो। उसको हम, क्योंकि फ्रीडम का कोई अंत नहीं है। फ्रीडम का हम क्या कहेंगे, फ्रीडम का लिमिटेशन? बट आपको नहीं लगता कि पहले के टाइम में जो हमारे से भी पहले लोग थे जो गुरुकुल जाते थे, वहाँ पे जो सेट ऑफ एजुकेशन था कुछ और था। हम लोग जैसे बोर्डिंग स्कूल, आर्मी स्कूल में गए, वो वहाँ पे कुछ सेटअप कुछ और है, और आज की जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो सेटअप है आज के बच्चों का, वहाँ पे क्या है कि उनको बहुत लाड प्यार से रखा जाता है। टीचर मारने से पहले भी या डांटने से पहले भी 10 बार सोचेंगे कि अगर बच्चा नहीं हो सकता है, उसका पेरेंट्स ही आके उस पर 4 क्वेश्चंस कर दें। हुँ, हुँ। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था डिसिप्लिन और फ्रीडम, फ्रीडम का कहने का मतलब, मेरा पूछने का आपसे ये मतलब था कि क्या आपको लगता है कि कम उम्र में बच्चों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रखना चाहिए, या प्यार के तहत जो भी मेरा बच्चा कह रहा है वो सब कुछ उनको दे देना चाहिए? मतलब सॉरी टू से, बट वही है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कंप्लीटली क्वालिफाइड आदमी हूँ उस सवाल का बहुत ज़हीन जवाब देने में। लेकिन अपने अनुभव से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे आज अचानक से प्राइवेट स्कूल में जाने लगे हैं। बच्चे, हम भी जब उस वैसे एक बोर्डिंग सेटअप में या कहीं गए थे, प्राइवेट स्कूल्स तब भी थे, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में तब भी जाया करते थे। और ऐसा नहीं है कि वो बच्चे ज़िंदगी में कुछ ख़राब कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल लॉट ऑफ पॉपुलेशन होता है, जिससे कुछ बच्चे हमेशा बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे मध्यम वर्ग में रहते हैं, कुछ बच्चे एवरेज से नीचे रहते हैं। माई पर्सनली बिलीव कि दिस ग्राफ इफ यूल टेक अक्रॉस पब्लिक स्कूल्स, अक्रॉस प्राइवेट स्कूल्स, सब जगह आपको एक सर्कल और साइकिल ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे जो बेहतर कर रहे हैं, जो एवरेज कर रहे हैं, जो एवरेज से नीचे कर रहे हैं। इससे मैं डायरेक्ट कोरिलेशन डिराइव नहीं कर पाता हूँ। मुझे भी मतलब 18 साल हो गए हैं स्कूल छोड़े हुए, लेकिन तब भी इन माय ओन लाइफ मैं डायरेक्ट कोरिलेशन ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ से। सेकेंडली, ये अलग बात है कि हम कहें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल पीपल लाइक अस जो ऐसे छोटे शहरों में रह रहे थे जहाँ पे हमें ये सुविधाएं नहीं थी, वहाँ पे भले गार्जियन का पुश ये बहुत ज़्यादा होता था कि इसको एक हम अलग इकोसिस्टम में भेज दें। बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन दिल्ली। अभी मैं देख रहा हूँ इर्द गिर्द पब्लिक स्कूल्स भी ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसे हैं जहाँ बच्चे अगर भेजे जाते हैं माँ बाप के द्वारा, उसके अलावा एक इकोसिस्टम है, सराउंडिंग इकोसिस्टम, लोगों के क्लब्स हैं, स्विमिंग क्लासेस बट होती मुझे हैं, ऐसा डांस लगता है क्लासेस कि होती हैं। पेरेंट्स बच्चों को अपने घर से दूर इसलिए भी भेजना चाहते हैं कि वो जो सेट ऑफ माहौल होता है वो अपने घर पे नहीं दे सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कभी एक, पार्टीज हो रही है, कभी गेस्टिंग हो रही है, हाँ, फंक्शंस है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते बिल्कुल हैं, राइट? बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने घर से दूर इसलिए भी भेजना चाहते हैं। कुछ रीजन है जो मुझे समझ में आता है कि एक तो जब बच्चा अपने घर से उस दुलार से उस प्यार से दूर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आत्मविश्वास और लीडरशिप स्किल्स आती है, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहता है कहीं ना अगे कहीं अगेन इट्स अ अपने। टू एज थिंग। राइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन बच्चा कैसे ले रहा है चीज़ों को और पेरेंट्स भी कैसे ले रहे हैं। बट आपको क्या लगता है वो जो 5वीं 6ठी क्लास का जो उम्र होता है, क्या वो सही समय है पेरेंट्स को अपने घर से बच्चों को दूर भेजने का? क्योंकि उस उम्र में बच्चे अच्छी चीज़ भी सीख सकते हैं और बुरी चीज़ें भी सीख बिल्कुल, सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये डबल एज सोर्ड है एक्चुअली में। दूसरी बात, मैं एक चीज़ बस कहना चाहूँगा, देखिए, किसी भी अच्छे संस्थान में भेजना या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से अपने बच्चे को पार्ट बनाना या एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा देना, ये ज़िम्मेदारी की शुरुआत है। ये ज़िम्मेदारी का अंत नहीं है। हम ये इस बात में, कोई भी पेरेंट, कल को मैं भी पेरेंट बनूँगा, आई चाइल्ड विल ऑल्सो बी देयर। In that sense, I cannot be free from my responsibilities just by saying कि today I have got sure that my child करेक्ट, has करेक्ट, gone to a very good school. करेक्ट। That will be the starting of my responsibility. एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल एक गया अच्छा है। प्लेटफॉर्म हमने दिया है, बट सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि हम कहीं बच्चे को भेज दें और पूरा का पूरा फोकस इसी पे टिकाए रहें, ये मेरी नज़र में, मतलब मुझे कंप्लीटली एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ नहीं लगती है। बिकॉज
ज़िम्मेदारी की शुरुआत वहाँ से होती है कि अब बच्चा गया है वहाँ, अब क्या हो ज़रूरतें होंगी उसकी। वो बच्चा किस साइकोलॉजिकल चीज़ों से गुज़र रहा है, उसको क्या पता कैसा फ़ील हो रहा है पहली बार जब घर से दूर है। या फिर साढ़े 3 साल, 4 साल की उम्र में जब एक बच्चा आज के डेट में अ, किड्ज़ी में जैसे सिचुएशंस में जा रहा है, जब वो डे केयर में जा रहा है बिकॉज़ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स, वो तो और कहिए कि छठी क्लास से पहले बेचारा उस सेटअप में है। सेपरेशन को फ़ील कर ले रहा है, जो कि बिल्कुल। हमें बहुत लेट से मिला था। But right now, a child is feeling that at the tender age of 4 or 5 because parents are working. So, we as individuals, I don't think are completely qualified to answer on those topics. ओके। बट ये देख तो रहे हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे ही कलीग्स हैं कॉलेज के, स्कूल के, जो पेरेंट्स हो चुके हैं, जो बच्चों को मजबूर हैं टू सेंड देम टू डे केयर्स। व्हाई? बिकॉज़ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। सो इसमें दे कैन कॉमेंट बेटर एंड बट यू सी दिस ऑल्सो अ चेंजिंग इकोसिस्टम ऑल टुगेदर। समाज या इंडिविजुअल भी जो है वो अपने अपने बदलते ज़रूरतों के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस या सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है कि कैसे इसको केटर कर सकते हैं। मुझे भी लगता है कि आज की डेट में वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। गोइंग फॉरवर्ड 20 years डाउन द लाइन, 30 years डाउन द लाइन, आई डोंट नो व्हाट एनवायरनमेंट विल बी देयर व्हेन आई विल बी ए करेक्ट, करेक्ट, ग्रैंडफादर। करेक्ट। वेरी वेल सेड। जस्ट या अब ठीक है, थोड़ा-सा अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सफ़र जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने मंज़िल की तरफ लेके चलता है, और कुछ सफ़र जो ऐसे होते हैं जो आपको एक पहचान दिलाता है। सैनिक स्कूल आपको एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन वे में आपको सैनिक स्कूल ने डिसिप्लिन सिखाया, वो क्लैरिटी दी कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन कहीं न कहीं आईआईटी खड़गपुर ने आपको वो एक पहचान दिलाई। तो ये जो सैनिक स्कूल से आईआईटी खड़गपुर तक का जो सफ़र था, वो कैसा था? इसमें तो सबसे पहले मुझे मम्मी की एक बड़ी फ़नी बात याद आती है। जब मैं जेईई सेलेक्ट हो गया था तो मम्मी ने बहुत पहले पूछा था पापा से, कोई आई थिंक दूर के रिश्ते में कोई सेलेक्ट हुए थे और वो भी कहीं आईआईटी खड़गपुर ही गए तो थे। क्या मैं 1 मिनट, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या आपके कोई गाँव से या घर से पहले सैनिक स्कूल में गया था, या कोई आईआईटी तक पहुँच पाया था? मैं आईआईटी जाने वाला तो मैं अपने गाँव से पहला बच्चा हूँ और सैनिक स्कूल गए थे लोग, इर्द-गिर्द थे लोग जो जो ये मतलब जिनसे हमें प्रेरणा मिली। बट आईआईटी जाने वाला मैं अपने गाँव का पहला बच्चा हूँ। कैसा रिएक्शन था आपके गाँव के लोगों का? उसके पहले मैं एक चीज़ पे ड्वेल करना चाहूँगा कि मतलब बहुत जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब मम्मी बहुत दूर के कोई रिश्तेदार लगेंगे, उनका एक लड़के ने जेईई निकाला था। तो मम्मी जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मम्मी ने पूछा कि बहुत पहले पापा से हमने पूछा था कि आईआईटी क्या होता है ये? तो पापा ने बोला कि देखो ऐसा ही एग्ज़ाम होता है जो जहाँ कोई पास-वास नहीं करता है। तो ये सब छोड़ो तुमको क्या मतलब है ये सब चीज़ से? अब जो अगर आप पूछेंगे कि गाँव में कैसा लगा तो इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं चला गया था आईआईटी और सिंस इट वाज़ आईआईटी खड़गपुर तो दुर्गा पूजा की छुट्टी वहाँ सबसे पहली छुट्टी होती है, बिल्कुल। पहले सेमेस्टर में। तो उस समय भी पापा की पोस्टिंग मुज़फ़्फ़रपुर ही थी लेकिन पहली बार हम लोग घर आए। तो घर आए तो घर मतलब गाँव, हाँ, बेगूसराय? गाँव बेगूसराय आए, पहली बार छुट्टी में। तो मेरे दादाजी के जो बड़े भाई थे, मैं वहाँ बाहर ही आँगन में ब्रश लेके घूम के ब्रश कर रहा था सुबह-सुबह। तो वो आए तो मुझसे पूछते हैं कि एक बात बताओ, हमने सुना है कि सब कह रहे हैं कि तुमने कुछ परीक्षा-वरीक्षा पास कर ली है। तो तुमने आईआईटी का परीक्षा पास किया है कि आईटीआई की परीक्षा पास की है? तो मैंने कहा कि नहीं, नहीं बाबा मैंने आईआईटी की परीक्षा। तो हाँ, हाँ, अब ये देखो ये तुमने कुछ अच्छा किया। कम से कम वो एक व्यक्ति थे, मेरे पिता के अलावा, जो इस बात को पिछले जनरेशन में समझ पा रहे थे या उन्होंने आईआईटी का अपने महत्व क्या भाइयों है? को कम्युनिकेट किया कि कुछ दादाजी तो लोगों बड़ा को किया है। कि ये पोता कुछ तो किया है। अब आगे क्या करेगा वो अलग बात है बट इस अभी कुछ किया है इसने। यहाँ से आगे की ज़िंदगी शुरू हो सकती है मतलब इसकी। एग्ज़ैक्टली उस समय आईआईटी का मतलब भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। इनफैक्ट हाँ, इन योर विलेज एंड जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था ये कि भारत में 5 आईआईटी कहाँ हैं? तो लोग भी पुराने आईआईटीओं को ही जानते थे उस समय। बिल्कुल। सो दैट वाज़ द नॉलेज दैट आई आल्सो हैड और उसी नॉलेज के साथ फिर अगेन ये किसी न किसी सीनियर के द्वारा ही ये चीज़ सुझाई गई थी कि बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए वहाँ। फिज़िक्स, मैथ्स में तुम तेज हो तो कोशिश कर सकते हो उधर जाने की। तो वहाँ से फिर हमें भी ध्यान आया कि हम उधर जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो क्या आईआईटी में जाने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि अरे मैं अभी भी ऑर्डिनरी ही इंसान हूँ? बहुत ज़्यादा। पहले सेमेस्टर में ही महसूस हुआ था। बिकॉज़ आप देखिए वो एक ऐसी जगह है जहाँ सब जगह के टॉपर ही पहुँच जाते हैं। तो अब आदमी एक अपनी कक्षा का फर्स्ट करने वाला, सेकंड करने वाला अब जो बच्चा है। कॉम्पिटिशन है पहले तो एवरेज हाँ, सारे पहले लोगों तो से था, अब टॉपर अब वर्सेस टॉपर टॉपर है। के बीच आप पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। फर्स्ट डे जब हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ पे जितने डीन लोग थे, डीन यूजी, डीन स्टूडेंट अफेयर्स, पूरा बैच बैठा हुआ था एंड वहाँ एड्रेस किया जा रहा था हम लोग को एज़ अ इनकमिंग बैच।
तो आईआईटी खड़गपुर जब आप जाएंगे तो आईआईटी खड़गपुर जाने का रास्ता जो है वो ऊंचाई वाला रास्ता है। तो खड़गपुर स्टेशन से उतर के यूजुअली 2010 वगैरह में रिक्शा पे जाना हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, बिकॉज रिक्शा और टैक्सी का भाड़ा सेम हुआ करता था। बट रिक्शे पे उतर के वो एक राइड है जिसका आनंद आप ले सकते थे, बहुत धीरे धीरे, काफ़ी ग्रीनरी है वैसे चढ़ते हुए आप ऐसे ढलान से ऊपर चढ़ते और नेचुरली उधर से आने का रास्ता फिर इट्स अ स्लोपिंग वे। तो हमारे एक डीन ने बहुत मतलब उसको कॉरलरी की तरह लेते हुए कहा कि आप जब यहाँ आए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ ऊपर चढ़ने का रास्ता पहुँचने का बहुत ढलान वाला है और यहाँ से जाने का रास्ता स्मूथ है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ आना बहुत मुश्किल था, जो लेकिन आपने अब कर लिया। जो आपने कर लिया है, लेकिन अब यहाँ से जाना बहुत आसान है। तो नॉर्मली यहाँ पे पढ़ाई करते रहिए, जो भी कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करते रहिए, उनमें पास ग्रेड भी लाते रहिएगा तो चलेगा। लेकिन ये बात भी मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बता देना चाहूँगा, पर्टिकुलरली ये जो एक फीलिंग होती है कि अभाव में जो है मेहनत करके आदमी बहुत आगे बढ़ता है और अभाव ही सब चीज़ों को देता है, इसमें भी दो तरह के थॉट्स हैं। हमारे नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट से या और जगहों से जो लोअर मिडिल क्लास के लोग ये सपना देख रहे होते हैं कि हम मेहनत करेंगे, माँ बाप जो है अपना सब कुछ दांव पे लगा के बच्चे को भेज दे रहा है कहीं पढ़ने के लिए। जब आप उस जगह पे पहुँचेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि 10 में से 8 बच्चा वहाँ भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से ही आ रखा है, क्योंकि उसी के पास वो पैसे हुआ करते थे जो आदमी कोचिंग में स्पेंड कर सकता है, या वो स्कूल की पढ़ाई के प्राइवेट कोचिंग हाँ, जो प्रिपरेशन या कर स्कूल पा की रहे पढ़ाई के बियॉन्ड वो एफर्ट ले सकता है। सबसे बड़ी चीज़ वो है। दूसरी, उसके साथ एक सोच भी तो चाहिए कि वो कोई चीज़ होती है जहाँ बच्चे को भेज देना है। तो ये भी वहाँ जाके एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। हमें लगा था कि हमारे जैसे बच्चे ही होंगे वहाँ, लेकिन हमारे जैसे नहीं थे। 10 में से 8 बच्चे हमारे जैसे नहीं थे। तो वहाँ फिर अंदर-अंदर एक फीलिंग आई कि अब एक स्मॉल टाउन से निकला हुआ आदमी पहली बार इतने बड़े संस्थान को देख रहा है, तो वो उसके ऑ में ही ऐसा हो गया कि लगा कि यार मैं बहुत मिनिस्क्यूल हूँ इस जगह पे, और ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था जहाँ से आदमी अपनी पहचान बना रहा हो। तो मुझे लगा यार मुझे तो कोई नहीं जानता है यहाँ, जो कि मैं स्कूल में टॉपर हुआ करता था, सब लोग जानते थे मुझे, डिबेट में भाग लेता था, एवरीबडी इन द स्कूल न्यू मी, दे न्यू मी बाय माई नेम, बट यहाँ तो आई एम अ नोबडी। सो योर क्वेश्चन इज़ वेरी राइट, आई एक्चुअली हैड दैट फीलिंग कि पहले सेमेस्टर में कि भाई यहाँ ऐसा है कि अब कैसे यहाँ सर्वाइव करेंगे, वो मुश्किल बात लग रही तो है। ये जो कॉन्फिडेंस है, आपको क्या लगता है कि अंदर के इंसान का कॉन्फिडेंस आईआईटी तक लेके जाता है, या आईआईटी के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है? नहीं, पहला एक्सपीरियंस तो मैंने बताया आपको कि पहले बार तो कॉन्फिडेंट आदमी पहुँच के वहाँ तो झकझोर दिया था उस जगह ने उसको कि डू यू इवन बिलोंग हियर और नॉट। बट वो प्रिपरेशन फिर एक अलग चीज़ होती है। प्रिपरेशन में सीधी सीधी बात है, 12वीं में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा है, आप बहुत आराम से मेहनत करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत स्ट्रांग है, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने का स्किल क्विक है, आप वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन फिर वो इंस्टीट्यूट की इनॉर्मिटी जो होती है वो आपके उसी कॉन्फिडेंस को चकनाचूर करती है, विच पर्सनली इफ़ यू आस्क मी इज़ नेसेसरी। नेसेसरी इसलिए है कि आप आए हो अपने गांव के और अपने क्लास के तोप बन के यहाँ, और ये जगह ने आपको बहुत पहले पटक के ये बता दिया है कि आप कुछ भी कि नहीं आप हो, कुछ भी you नहीं are हो, nobody। एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। कि वो जो एक मतलब लाइफ में एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आ रहा था, उस कंप्लीशन को छोड़ो। वो कंप्लीशन कॉम्प्लेसेंसी में नहीं बदलनी चाहिए। इसका एक सिंपल सा एनोलॉजी मुझे अभी याद आ रही है। आप कभी आप दुबई जाते रहते हैं, अरबी घोड़ा जो होता है वो अरबी घोड़ा बहुत एक मतलब प्रीमियम ब्रीड ऑफ घोड़ा माना जाता है। तो अरबी घोड़े के जो हॉर्स ट्रेनर्स होते हैं वो भी वर्ल्ड में प्रीमियम ब्रीड ऑफ हॉर्स ट्रेनर्स माने जाते हैं, कि जिन्होंने अरबी घोड़े को अगर काबू में किया है तो किसी भी हॉर्स ट्रेनर हो सकते हैं। घोड़ा आप ये भी जानते हैं वैसा प्राणी होता है जो खड़ा रहता है, सोता भी खड़े खड़े है वो। बिल्कुल। तो अरबी घोड़ों के ट्रेनर को जब अरबी घोड़े को ट्रेन करना होता है तो पहले वो किसी तरह रस्सी लगा के अरबी घोड़े को नीचे गिराते हैं और उसकी आंखों के सामने पैर रख के खड़े होते हैं, ताकि उस अरबी घोड़े को ये लगे कि ये जो तुम्हारा ट्रेनर है ना, ये तुमसे बड़ा है। क्योंकि वो अरबी घोड़ा हमेशा अपने ट्रेनर को देखता है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ या हाइट। तो उसको लगता है कि मेरा ट्रेनर मेरे से छोटा है। जब ये ट्रेनर उसको वो फीलिंग दिला देता है, उसके बाद वो रस्सी खींच ली जाती है, घोड़ा छटपटा के तुरंत खड़ा होता है। उसके बाद से फिर ये मास्टर की बात मानने लगता है। आईआईटी ने भी हमारे साथ वही किया था। जितने अरबी घोड़े वहाँ पहुँचे पहले थे, कॉन्फिडेंस को तोड़ा पहले गया। कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया और फिर बताया गया कि तुम एक हाईएस्ट और बेस्ट ब्रीड के घोड़े हो, रेस तुम्हारा अभी भी चल रहा है, तो दौड़ना रुकना नहीं है, लेकिन तुम ऐसे हो जो इस जगह पे आ गए हो जहाँ पे ऐसे बहुत से घोड़े दौड़ रहे हैं तो भाई। मैं अब जैसे आपकी बातों से जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार तैयारी करके भारत कहीं के पहुंच वैसे गए, टॉप यहाँ इंस्टीट्यूट पे पहुंच एग्जैक्टली गया तो चल सफर गए। वहां पे खत्म हो नहीं, जाती that is the है, बट वहां start. पे सफर स्टार्ट है। एवरीवेयर इट स्टार्ट्स।
वहीं वहीं से एक हाँ, जर्नी, फिर एक नई जर्नी एक स्टार्ट हो जा दूसरी रही है जर्नी आपकी। शुरुआत होती है। आप 10वीं में अच्छे नंबर लाते हो, वो ये इंश्योर करता है कि 12वीं में आप एक बढ़िया स्कूल में एडमिशन लोगे। 12वीं में आपने अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा एंट्रेंस पास किया, तो वो बस इतनी गारंटी देता है कि आप एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करोगे। तो आपके दैट्स द आपके ओनली हिसाब से गारंटी। ये सफ़र जो भागने का है अपने मंजिल, अपने सपनों के डायरेक्शन में, ये कब जाके रुकते हो आप? ये तो वही है, बुद्धा का महापरिनिर्वाण है ये। जब आप रुक गए तो सफ़र रुक गया। व्हेन यू स्टॉप व्हेन यू एवरीथिंग। स्टॉप एवरीथिंग स्टॉप्स। तो ये जिस दिन, चलिए मतलब अब ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है कॉन्वर्सेशन। जैसे जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आया, सो व्हाट वाज दैट रिएक्शन? कि आपको पता था कि आपका हो जाएगा? वेर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा? और नहीं, घर में क्या रिएक्शन था लोगों नहीं, का? दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब आप पेपर दे के आते हो और शाम में यू गो, देन देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो ऑलरेडी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होते हैं पेपर को, देन दे अपलोड दीज आंसर कीज ऑन दी इंटरनेट। यू कैन गो एंड you can definitely check your answers from there itself. So being the objective nature of the examination, उस दिन शाम को आपको पता होता है कि whether you are getting selected or not. तो कभी ऐसा लगता है कि अगर उस समय सैनिक स्कूल के बाद जब आप आईआईटी का प्रिपरेशन किए और आईआईटी आपका नहीं होता, तो आज जो आप संगम हो वो संगम नहीं रहते, ऐसा आपको लगता है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, आप जहाँ जहाँ जाते हैं अपने जीवन में, या जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, वो आपके अपने आप पर्सनैलिटी, या आपके अपने अपब्रिंगिंग, या आपके अपने ओवरऑल लाइफ के आउटलुक को भी शेप करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल द डे जेई का रिजल्ट आया था, तो उस समय आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि आई विल गेट समवट अराउंड, मतलब एक डिसेंटली गुड रैंक, बट द रैंक वाज नॉट दैट गुड इनफ। सो वो घर जहाँ पे सब लोग किसान ही रहे हैं आज के डेट में, जहाँ पे किसी ने पढ़ाई नहीं की, पर्टिकुलरली मेरे इंटायर फैमिली में, मतलब माय ग्रैंडफादर वाज 6 ब्रदर्स, उन सब के बड़े कुनबे को ले लिया जाए अगर, तो सबसे पहले ग्रेजुएशन किया था मेरी मम्मी और चाची ने। सो दे वर द फर्स्ट ग्रेजुएट्स वर 2 लेडीज। आई वाज द, इफ आई कैन रिकॉल इट, आई एम द फर्स्ट मेल ग्रेजुएट इन माय फादर्स जनरेशन आल्सो एंड इन माय जनरेशन ये तो बहुत आल्सो। अच्छी बात आपने बोली। वो कहते हैं ना कि इफ यू एजुकेट अ मैन, यू हाँ, ओनली एजुकेट अ मैन। बट यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट अ फैमिली। करेक्ट, करेक्ट। सो और इट कहीं ना वाज कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान बहुत रहा बड़ा है। योगदान रहा, तो वो चीज़ को लेके तो दैट वाज देयर, बट सिंस द एक्सपेक्टेशन वाज सो मच, एंड वही होता है कि आप अपने प्रिपरेशन से ये एक्सपेक्टेशन दिला देते हो कि न सिर्फ ये जेई निकालेगा इस बार, ये रैंक भी बहुत अच्छा ले आएगा। दैट वाज नॉट देयर, सो एवरीबडी बिकेम क्वाइट साइलेंट। द मतलब आप सिलेक्शन, ये कह रहे हो कि आईआईटी में होने के बाद भी हाँ, लोगों की वो दे खुशी डिडंट नहीं थी दे डिडंट जो। नो हाउ टू रिएक्ट। ओके। ऐसा नहीं है खुशी नहीं थी या गम नहीं था, वो रिएक्ट कैसे उनको करें उनको नहीं रिएक्ट पता कैसे था। करें ये उनको पता नहीं था। और मैं भी उधर से मुंह लटका के ही आया था रिजल्ट देखकर, कि मतलब मैं वो जो रैंक चाह रहा था वो नहीं आई मुझे, बट इट वाज माय ब्रदर who went out and said very clearly कि now the why is everybody so quiet, हम लोग सब शांत क्यों हैं? अभी तो जो हम लोग करना चाहते थे भैया भी एज अ फैमिली, तो वो चीज़ तो हमारे फेवर में है ना। एंड माई सिस्टर हु वॉज इन क्लास 6 ओनली एट दैट टाइम, वो बहुत बाद में बताई कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि भैया मतलब जो आप करना चाह रहे थे जब वो हो गया तो है, फिर आप फिर उदास सब क्यों लोग हुए? चुप क्यों हैं और आप उदास क्यों बैठे हुए हो? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जो लड़ाई है वो उसके खुद से है, उसके एक्सपेक्टेशन से है। और जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका आईआईटी का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं ये सुन के बड़ा हैरान हूँ कि जिनका हो भी जा रहा है वो भी कह रहे हैं कि हमारा कुछ नंबर से छूट गया और अच्छा रैंक आ जा हाँ, हाँ, सकता था। दिस सो दिस इट्स अ दिस वेरी नॉर्मल थिंग, दिस राइट? इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। एंड देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, एम्बिशियस होना कोई गुनाह नहीं है, राइट? एम्बिशियस आदमी होना भी चाहिए एक्चुअली को। जैसे बोलते हैं ना, ग्रीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, चलता ही बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। सो इसका क्या मतलब है? स्टे हंग्री मतलब और चीज़ों के लिए भूखे रहिए, और फुलिश मतलब ये मत समझ लीजिए कि आप नॉलेज से भी कंप्लीट हो गए हैं। बी रेडी टू लर्न एंड बी फुलिश, बी ग्रीडी इनफ टू इंश्योर दैट यू हैव नॉट हैड इनफ। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई बिलीव कि वो जो टेंडर एज होता है 18 साल का, 17 साल का एक बच्चे का, जब वो ये सब चीज़ों से गुजर रहा होता है, ये उस समय की फीलिंग होती है स्लोली। आपको भी लगता है कि हम आईआईटी को सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक बहुत बड़े पहचान की तरफ देखते हैं और बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है? सोसाइटी लुक्स एट यू लाइक दैट। बट क्या वो एक्चुअली है? It is. It is indeed, because in that sense the point is, आप इमेजिन करो एक 17 साल के बच्चे को, जिसको ये बता दिया गया है कि तुम इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस को पास कर लिए हो। कैन यू इमेजिन द कॉन्फिडेंस दैट दैट गाय गेट्स दैट डे, और दैट स्टूडेंट गेट्स दैट डे? इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पे एक अलग मसला इस बात का हम ले सकते हैं, या एक प्रश्न हो भी सकता है इस बात को लेके कि क्या फिर वो जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको लाइफ में लेस कॉन्फिडेंट फील करना ये मेरा चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। एग्जैक्टली वो भी नहीं कह सकते हम। क्या दुनिया में जो भी लोग जो जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो आईआईटी के दरवाजे पे जाके ही अच्छा किए, ऐसा या नहीं देयर है। आर सम अदर वेज एज वेल? वेरी मच, वेरी मच। तो I आज I आज have seen very many of my colleagues who have not been to that institution, who tried to be a part of that institution, but time is a very big leveler and there is no substitute for hard work. आप अगर लगे हुए हो अपनी लाइफ में, तो जो बच्चा वहाँ उस दिन जेई पहुँच के भी जिसने लाइफ में पीस मारना शुरू कर दिया, जिसने ये समझा कि यही ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव हो गया मेरे, उसके लिए तो जीवन ख़त्म है ना। लेकिन जो वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन जिसको ये ज़हमत या ये शिद्दत अभी भी है कि हम अभी भी एफ़र्ट मारेंगे, तो भले वहाँ 4 साल नहीं जा पाए, लेकिन हमको 6 साल में अगर वो मंजिल मिल सकती है, तो प्राप्त करने के लिए तो लोग फ़ाइट मार ही रहे हैं, बिल्कुल मार रहे क्या हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो आईआईटी को एक अधूरे इश्क की तरह देखते हैं, जो कि कभी उनको मुकम्मल नहीं हो पाया? नहीं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सहरा में पलने पलने वालों ने कभी शाखे गुलाब नहीं देखे। एक सितारा देखा है बस, सैकड़ों आफ़ताब नहीं देखे। और दुनिया से तुम यही कहना कि मेरी नाकाम तबीयत पर एक कह-कहे लगाने वालों, आँखें देखी हैं तुमने मेरी, कभी मेरे ख्वाब नहीं क्या देखे। बात है। तो दैट इज़ द एज व्हेन यू आर स्टिल ड्रीमिंग। डू नॉट स्टॉप ड्रीमिंग। एक सपना है, वो नहीं है, हैव अनदर ड्रीम। कीप जिंदगी ऑन वहीं गोइंग। रुक नहीं जाती हाँ, है। लाइफ डज़न्ट स्टॉप। लाइफ डज़न्ट स्टॉप एट एनी प्लेस। अब तक हमने उस घर की बात की जहाँ पे ये सपने बुने गए, उस स्कूल की बात की हमने जहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया, एक डायरेक्शन दिया, एक आईआईटी, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की बात की जहाँ पे कॉन्फिडेंस आया, क्लैरिटी आई, और उस एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जहाँ पे एक नई पहचान मिली इंसान को, देखने का नज़रिया बदला, बेहतर इंसान बने। अभी तक के पॉडकास्ट में सब चीज़ स्वीट चल रहा था। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस पूरे पॉडकास्ट का ये सबसे डिफ़िकल्ट इमोशनल स्टोरी हो सकती है, क्योंकि अभी तक एक बच्चा जो हमेशा अपने जीवन में सफल रहा है, वो पहली बार ऑफ़िशियली असफल होने वाला है, और हम बात कर रहे हैं जब आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किए। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि ये सैनिक स्कूल से आईआईटी और आईआईटी से भी आगे जाना है, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, एंड गोल आपका क्या था? क्या कुछ मोटिव था जो कि आप हमेशा तत्पर रहे और आपको लगा कि अभी रुकना नहीं है, अभी और भी आगे जाना है? नहीं, देखिए, पढ़ाई-लिखाई हम लोग कर तो रहे हैं, सब कोई कर रहा है। ये फ़ैसला जो है 10वीं क्लास में सैनिक स्कूल में ही ले लिया गया था। 10वीं क्लास तक मैं बहुत हाइली मोटिवेटेड रहता था टू जॉइन द इंडियन नेवी, प्राइमरीली बिकॉज़ उनका व्हाइट यूनिफ़ॉर्म मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सो दैट वाज़ द ओनली एक नाइव चाइल्ड का उस समय जो इंक्लिनेशन रहता है। बट उस समय कुछ फैमिली में इस तरह की चीज़ें हुई दैट आई हैड टू चेंज माय ओरिएंटेशन, जिसने मेरे एक्चुअली में खुद के आउटलुक को बदला टुवर्ड्स एवरीडे लाइफ एंड अपने करियर को मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ। सो वो 10वीं क्लास में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेके मैं अपने करियर को कंप्लीटली चेंज करना चाहा कि नहीं, अब नाउ आई विल वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। उसके लिए फिर ये था कि पहले ग्रेजुएशन करना होता है, तो ग्रेजुएशन कहाँ से करेंगे? ये फैसला भी फिर कहीं न कहीं से ज्ञान लेके पता किया गया कि जब ग्रेजुएशन करने ही जा रहे हैं तो साइंस के स्टूडेंट हैं और अच्छा कर रहे हैं साइंस में, तो हमारे चलो साइड होता है ना कि अगर आपने साइंस लिया है तो आप आईआईटी आईआईटी की करोगे, तरफ चले जाओ, जब आर्ट्स लोगे तो तो यूपीएससी कुछ करना है, एग्ज़ैक्टली, बट आपने ये कॉमर्स ले चीज़ लिया तो सीए करना है, सीए और करना है। बायो ले लिया तो मेडिकल करना है, ये यस, बहुत यस। कॉमन है। हाँ, तो ये फैसला लेकिन हमारे खुद के ऊपर था, इसमें किसी की तरफ से कोई बंदिश नहीं थी, ना पापा की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। पापा का हमेशा ये रहता था कि तुम्हें, और उनको भरोसा ही बहुत रहता था अपने ऊपर, मेरे ऊपर पर्टिकुलरली। तो वो कभी मैं ये कह देता था कि मुझे फलाँ टीचर अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब मैं इनसे नहीं पढ़ूँगा, तो उन्होंने दोबारा कभी प्रश्न नहीं पूछा कि तुम कोई टीचर के बारे में तुम कैसे कह दे रहे हो कि तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है बच्चे का जो सबके पढ़ाने का हाँ, तरीका बच्चे अलग का है। पेस ऑफ लर्निंग अलग हो सकता है, बच्चा ना पढ़ना चाहे उनसे। तो बट ही नेवर क्वेश्चन मी, ही ओनली गॉट इन कि वो उस खोज में लग जाते थे कि और कौन दूसरा ढूँढ लें जिससे ये पढ़ ले। तो इस जर्नी में भी उनका कहीं कोई कंपल्शन नहीं था कि तुम्हें सिविल सर्विसेज़ करना चाहिए या तुम्हें आईएएस बनने की तैयारी करनी चाहिए, ये मेरा खुद का फैसला था। इस फैसले को मैंने वो किया। ऑल द टाइम ही वाज़ देयर बिसाइड मी, बट ये कहते हुए कि ठीक है, तुमने अगर ये फैसला लिया है तो वी विल टेक दिस जर्नी टुगेदर। बट देयर वाज़ नो मतलब कंपल्शन आप फ्रॉम ये मानते एनीवेयर। हो कि जब हमारे जैसे बच्चे यूपी, बिहार और बाकी क्षेत्र के जो एवरेज
परिवार के बच्चे हैं, जब वो तैयारी करते रहते हैं किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो वो तैयारी बस उनकी तैयारी नहीं, पूरे परिवार की तैयारी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जब आपने बोला ये बात कि जब मेरे पिताजी को भरोसा रहता था और वो कभी क्वेश्चन नहीं करते थे, तो कहीं न कहीं चूँकि मैं भी एक समय में मेडिकल का एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन किया हूँ, तो जनरली मैंने क्या देखा है कि हमारे गाँव में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जब बच्चे काफ़ी ओवर अचीवर रहते हैं, हर चीज़ में माहिर होते हैं और एक सक्सेस की जर्नी तय करते रहते हैं, तो ना जाने अनसेड एक एक्सपेक्टेशन जुड़ जाता है और उस तैयारी के दौर पे गाँव वाले, घर वाले लोग कलेक्टर साहब, डॉक्टर साहब पहले ही बुलाने लगते हैं। तो ये जो सपना टूटता है जब, तो क्या कैसा लगता है? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन आपने सेट की है अनजाने में, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों का आपके सपने को वो अपना सपना समझने लगते हैं और उनको लगता है कि चूँकि ये हर जीवन के जंग में अभी तक सफल होते आया है, तो अब इस वक़्त भी जो है सफलता उसके कदमों को चूमेंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जब सपना टूटता है, तो कैसा लगता है? ये मैं कैसी फीलिंग होती है ये? नहीं, देखिए इसमें 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक अपना इंडिविजुअल स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव है जो एक्चुअली में डे इन डे आउट एफर्ट ले रहा है, चीज़ों को देख रहा है होते हुए, और एक वो फैमिली है या सराउंडिंग एनवायरनमेंट है जो इस सपने को जीना शुरू कर देता है कि अब तो हम इस सपने की तरफ बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल। तो और यहाँ पे सपना टूटा एक का ही नहीं है, यहाँ पे सपना सबका सब सबका लोगों का टूटा सबका है। टूट गया है। हाँ, तो आई थिंक वो कोई एक ओटीटी सीरीज़ भी आई है जहाँ पे वो बड़े आराम से वो जाता है घर और पिताजी को कहता है कि मतलब पूरा हो जाता तो सबका सपना था, आज टूट गया है तो अकेले मेरा क्या कह रहे हो? ऐसा अपने पर्सनल जीवन में नहीं था, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से कहना चाहूँगा। इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली मुझे अगर, क्योंकि आई कैन स्पीक ओनली फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना फिर भी आसान था। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं इन्वॉल्व था कॉन्स्टेंटली उस जर्नी में। आई वॉज एबल टू सी द नुएंसेस ऑफ हाउ एवरीडे थिंग्स आर हैपनिंग। देर आर 3 लेयर्स ऑफ एग्जामिनेशन, 3 स्टेजेस हैं, उसमें इतना पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे तो ये होगा। तो आदमी जो जंग में ऑलरेडी होता है ना, उसको पता चल जाता है कि मेरी तलवार टूट चुकी है या मेरे जंग का शंख बज चुका है इवनिंग को, तो अब युद्ध विराम होना है, अब हम घर जाके सो जाएंगे। लेकिन जो पेरेंट्स या फैमिली जब इन्वॉल्व होती है, वो आपके साथ-साथ वो रोज़ की ज़िंदगी जी रही है, बट वो एक सपोर्टिंग असेट की तरह काम कर रहे होते हैं। वो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आप ही है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव उनको नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में जब ये पता चलता है आपको कि अब आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, तो आप सुकून में चले जाते हो कि ठीक है, अब जितनी इट एफर्ट, इज़ व्हाट इट इज़। इट इज़ व्हाट इट इज़। मतलब आई कैन नॉट टेक एनी मोर एफर्ट्स बिकॉज़ माय अटेम्प्ट्स हैव बीन क्लोज्ड। अब मैं और तलवार लेके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि युद्ध खत्म हो चुका क्या है। ये मलाल जीवन में रहता है? नहीं, मेरे लिए पर्सनली नहीं है। आई एम क्वाइट श्योर कि लोगों के रहता होगा। आई डोंट नो कि लोगों के नहीं भी रहता है। मेरे लिए नहीं था ये चीज़। क्योंकि मतलब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि नहीं, आपने ये भी पूछा था कि कैसा लगा? मैं उसके हाँ, उस पे वही भी, वही हाँ, मैं पूछना। उस पे भी मैं अमल करता हूँ। वो या बताता हूँ आपको। मैं जिस दिन मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया सिलेक्ट, और मैंने देखा कि पेपर में मेरा नाम नहीं था, मैं रिजेक्ट हो गया था फाइनली। तो आई मेड 2 फ़ोन कॉल्स। फर्स्ट फ़ोन कॉल आई मेड टू वन ऑफ माय सीनियर्स ओनली, हू वाज़ अ सीनियर फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, काइंड ऑफ लाइक अ मेंटर एंड एल्डर ब्रदर। और मैंने उनको कहा कि सर ऐसा है कि मैं इस कैद से आज़ाद हो गया हूँ। वो भी एक इस तरह की चीज़ कि आदमी पिछले 5.5 साल से एक ही काम कर रहा है। वो एक कमरे में बंद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक विचार में मग्न है कि वो उस दिन, आखिरी दिन जिस दिन पीडीएफ में नाम आएगा, तब मैं समझूँगा कि ये 5.5 साल, 6 साल की जर्नी एक सफल मुकाम तक पहुँच गई है। तो पहले पहल तो मुझे ये चीज़ बहुत फ़ील हुई कि मेरे अब जब अटेम्प्ट ही ऑफ़िशियली ख़त्म हो गए हैं, तो अब मैं इस कैद से आज़ाद हो गया हूँ। अब मेरे सामने इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कल तक मैं सिर्फ़ आईएएस हो सकता था, आज मैं कुछ भी हो सकता हूँ। सो ये मैंने कम्युनिकेट किया और उन्होंने। स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, तो या तो आप सब कुछ होते हो हाँ, या या कुछ आप भी कुछ नहीं नहीं हो होते हो। सकते हो। तो आई टूक इट दैट वे कि अब कल तक मैं एक ही शख्स हो सकता था, आज मैं यहाँ से आगे की ज़िंदगी में मैं कुछ भी हो सकता हूँ। सेकंड कॉल आई मेड टू वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, जिसको हम, क्योंकि हमारे और मित्र भी थे आईटी खड़गपुर के, जो उस समय तक ऑलरेडी दे स्टार्टेड बिल्डिंग थिंग्स ऑफ देयर ओन, दे हैड देयर ओन स्टार्टअप्स एंड दे हैड देयर ओन decently good matured startups, so they needed people like us to come and work with them, and that was an easy platform to go and restart your career also. So the second call I made to my friend that if possible you can spread in the KGP community that I am available to work full time. ये आपने इतनी जल्दी कैसे डिसीजन नहीं, लेके लिया? that was just within the next 10 minutes कि because I knew कि this chapter is over, और अगर मैं कल सुबह से, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है,
तो अगर मैं ठीक से समझूं तो जीवन में जो भी लोग हर फेजेस में अपने विनर्स हो रहे हैं, क्या मैं ऐसा समझूं कि द एबिलिटी टू टेक फास्ट डिसीजन इज समथिंग विच कीप्स देम मूविंग अहेड इन देयर लाइफ? They should. One should also know how to quit very early and very often. या बिकॉज अ वाइज इज वन हु नोज वेयर टू पुट फुल स्टॉप। आपको Yes. पता होना चाहिए आपको हाँ, रुकना कहाँ है। तो अब यहाँ तो ऐसा था कि जर्नी ऐसे ही रोक दी गई थी, अटेम्प्ट ही खत्म हो गए हैं। लेकिन मान लीजिए किसी को ये भी लग रहा है कि भाई तीसरे चौथे अटेम्प्ट में हम पहुंच गए हैं और वहीं मुझे लग रहा है कि भाई ये एनफ हो गया अब। सो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उसमें कोई, इसलिए मैं ये भी इस बात पे भी जोर देता हूँ कि आपको क्विट करने में कोई परहेज महसूस नहीं होना चाहिए। आपको ये समझ लेना कि ये रास्ता मुझे यहीं तक ले जाना था, वो तो भी तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना। हम अपना कौन सा रास्ता तय करना चाहते हैं, दैट फ्रीडम एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट। सो वन शुड ऑल्सो रियलाइज एंड नो कि ये रास्ता अब हो गया, क्योंकि सूरज कल फिर उगेगा, आपको उठना सूरज के साथ ही होगा। और फिर भागना है, फिर अगर भागना आप है। सूरज के साथ नहीं उठ पाए तो फिर आप अस्त हो जाइएगा। तो आज मैं सेलेक्ट होऊंगा, उस दिन जिनका फाइनल रिजल्ट में नाम भी आया होगा, जो सेलेक्ट भी हो गए होंगे, उसके लिए उस घर का सिचुएशन और मेरे घर का सिचुएशन आप इमेजिन करो, सूरज कल सुबह दोनों के लिए उगा था। वो आदमी उगा होगा एक अलग एनर्जी के साथ, लेकिन अगर मैं एक डाउन एनर्जी के साथ उगूंगा अगले दिन सुबह, तो फिर मैं तो वहीं 2-4 कदम पीछे ले लिया ना लाइफ में। आई ऑल्सो हैव टू गेट अप विद द सेम एनर्जी। एक बात बताइए, जैसे लोग रिजल्ट देखते हैं, बट जब एक बच्चा कोई भी प्रिपरेशन करते रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो वो एक बार सफल होने से पहले हजारों बार असफल होता है। बिल्कुल, वो रोज अंदर असफल ही होता है अंदर एक वो। जंग में चलते रहता है और वो बहुत टूटता है। यस। आप भी टूटे थे क्या? आपको लगा था कभी कि एक वो मौका आ रहा है जहाँ पे आपने खुद से गिव अप कर दिया था कि लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, काफ़ी ज़्यादा बार अटेम्प्ट हम दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये सिविल सर्विसेज के साथ नहीं हुआ, दिस हैपेंड विद द आईआईटी जर्नी। ओके। When in class 12th, there was actually one stage where I realized, जो लास्ट के रिवीजन वगैरह के टेस्ट हो रहे थे, जहाँ नंबर अपने अच्छे नहीं आ रहे थे, इनफैक्ट जो लास्ट टेस्ट वगैरह भी था उसमें भी मेरे पापा घर से निकल गए थे कोटा आने के लिए मुझे पिक करके अगले दिन टेस्ट दिलवाने ले जाने, और सबसे आखिरी टेस्ट का नंबर उनको मोबाइल पे मैसेज किया गया था। उस समय मेरे मैथ्स में 60 में से 8 नंबर आए थे, और वो नंबर उनको मैसेज आ रहा है जो बाप कल को आ रहा है अपने बेटे को लेके कि वो परसों उसको संडे को ले जाएगा आईटी का एग्ज़ाम दिलाने, वो मैसेज देख रहा है कि 8/60 आ रहा है इसको आखिरी टेस्ट में मैथमेटिक्स में। तो वो एक थोड़ा सा उस समय ज़रूर लगा था कि यार मतलब ये गलत हुआ। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब आई स्टार्टेड हैविंग डाउट्स, बट दैट डाउट वाज आल्सो फॉर दैट नाइट इटसेल्फ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना तो बहुत आवश्यक होता है कि मैं सेलेक्ट तो हो रहा हूँ, मतलब कल मुझे कोई रोक नहीं सकता है सेलेक्ट होने से, ये ख्याल होना चाहिए हर किसी मुझे के ऐसा मन में। लगता है कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा था जब आपको ऑफिशियली लाइफ में हार मिला था, और ये यूपीएससी कहीं ना कहीं आपका ड्रीम भी रहा होगा, तभी तो आप इतने लंबे समय तक यस। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग आईआईटी को वैसे देखते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि अधिक अधूरे इश्क की तरह यूपीएससी को देखते हैं। तो आपके लिए ये पर्सनली, जैसा आपने बताया कि बहुत डिसीजन आपने फास्ट ले लिया, बट कभी कभी क्या होता है कि दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ समवन, जो कि लोगों को ये जाहिर नहीं होने देते, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो एक मलाल रहता है। नहीं, ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था 3 वो दिन क्या बाद। सीन था, कैसा था ये वो? 3 दिन बाद हुआ था, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। 3 दिन बाद ऐसा हुआ कि माय फर्स्ट कंपनी का इंटरव्यू चला, और आई हैड एन ऑफर लेटर ऑन द 4th डे इटसेल्फ, आफ्टर दिस होल जो मैंने बताया ये फ़ोन कॉल हुए, तो उसके उस दिन इंटरव्यू का लास्ट राउंड था, शाम का समय था, ऐसे ही जैसे तैयारी के मतलब 3 दिन पहले मैं यहीं बैठ के पढ़ रहा होता था इसी कमरे में, और 3 दिन बाद मैं इसी कमरे में इंटरव्यू दे रहा हूँ, और अभी शाम को इंटरव्यू ख़त्म हुआ है और मुझे वहाँ से कम्युनिकेट हुआ है कि वील बी रिलीजिंग द ऑफर टू यू। बट उस इंसान ने मुझे, अब आप इमेजिन करो एक बंदे का सिचुएशन जो 5.5 साल से आउट ऑफ वो है मार्केट, मतलब वो एक बेचारा कमरे में बंद है, उसको ये भी नहीं पता उसको कि पता भी नहीं बाहर की दुनिया दीन कैसी है। दुनिया में क्या है, उसको पता चल रहा है, बट दीन दुनिया कैसे आगे बढ़ के काम कर रही है सुबह से शाम तक, ये उससे वो उससे रूबरू नहीं हो रहा है वो। सो जब मुझे वहाँ पे ये हुआ तो उन्होंने बहुत ग्रिल किया मुझे, ही हैड मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी मे बी, और मैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत ग्रिल किया मुझे, एंड
3 दिन के अंदर उन्होंने भी मुझे रियलाइज़ कराया थोड़ा उस समय में कि अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है यहाँ पे आने से पहले। तो वो हुआ, वो इंटरव्यू खत्म हुआ, मेरी मम्मी वहीं कमरे में बैठी थीं, तो उन्होंने कहा कि चाय पियोगे? मैंने कहा हाँ, चाय पी लेंगे। तो फिर और ये बात मैंने कही है कि चाय पी लेंगे एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, दैट हैपेंड आफ्टर 3-4 डेज़। तो मम्मी ने पूछा, अरे तुम तो मतलब तुम तो अच्छे से खुश होके घूम रहे हो, 3 दिन से इंटरव्यू दे रहे हो, तो हमें भी कुछ नहीं लग रहा है। हम लोग भी बहुत खुश हैं कि को चलो कोई बात नहीं भाई, बेटा इतने अच्छे से चीज़ों को ले रहा है, इस फेलियर को, तो हमें भी कोई समस्या, अब क्यों रो रहे हो? तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी एक बात बताइए, मुझसे कोई पूछ क्यों नहीं रहा है कि मुझे कैसा लग रहा है? कभी-कभी वो खामोशी भी कभी-कभी वो खामोशी जो है वो और पर्टिकुलरली हम जिन जगहों से आते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि फैमिली में आप देखोगे पर्टिकुलरली फादर, सन, इन लोगों में ज़्यादा ओपनली बातचीत नहीं होती है। वो मदर ही एक मदर एक ज़रिया एक होती हैं ज़रिया जिनके होती थ्रू है बातें बातचीत होती हैं। करने का, और उसके बाद चीज़ें वैसी हो जाती हैं कई बार, जहाँ पे इंसान को खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले किसी को। क्या जवाब दें? क्या जवाब क्या दे, सवाल भी क्या पूछे? तो वो सब क्या होता है कि सब एक-दूसरे से आँखें चुरा के नॉर्मल रूटीन में लग जाते हैं कि पापा सुबह ऑफ़िस चले जाते हैं, घर में खाना बन रहा होता तो है, क्या इस आदमी पे कभी चर्चा नहीं हुई, सामूहिक नहीं, चर्चा? उस दिन नहीं चर्चा नहीं है, बस उस दिन मम्मी को मैंने पूछा कि तुमको मतलब तुम रोए क्यों? तो मम्मी को मैंने एक चीज़ कहा कि मुझसे कोई पूछ क्यों नहीं रहा है कि मुझे कैसा लग रहा है? तो बस मैं इस बात के लिए मेरे आँखों में आँसू आ गए कि मुझे दिख रहा है कि कल ये मुझे ऑफ़र लेटर देगा, अब मैं वापस नौकरी करने चला जाऊँगा, और ये जो विंडो था ये मेरे लिए 3 दिन का था, जो ख़त्म हो गया, और चौथे दिन मैं बोरिया-बिस्तर समेटूँगा घर से और आई विल बी बैक टू वर्किंग। सो नाउ अनदर लाइफ़ विल बिगिन। तो क्या ये फेलियर को हैंडल करना आपको पहले से आता था, या आपने उस समय सीखा कि लाइफ में जिस तरीके से हम सक्सेस को रिजॉइस करते हैं और हम एक अलग ही इंजॉयमेंट के साथ सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, तो फेलियर को भी हैंडल करना लोगों को आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? आना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन इसके पहले आपने पूछा कि आपने कैसे हैंडल किया या क्या हुआ? मैं आपको बताऊँगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम अ वेरी कर्स्ड इंडिविजुअल। कर्स्ड इंडिविजुअल इसलिए क्योंकि मुझे जितनी भी चीज़ें ये हुई हैं, मुझे हमेशा ये लगता है कि जो हो गया, जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि एटीट्यूड ही लाइफ़ में यही है कि सूरज कल फिर उगेगा। तो आज जो हुआ है, ये आज शाम हुई, रात हुई, ये ख़त्म हो गया। अब कल जब उठेंगे ना, तो कल को फिर कुछ करना होगा। ये इसको लेके मैं इस तरह का एक वो विक्रम बेताल जैसा कंधे पे लेके नहीं घूम सकता हूँ कि यस मैंने टोकरा उठा रखा है और अपने लाइफ में सक्सेस का कभी-कभी आगे और बढ़ने के लिए अपने भी पीछे रिजल्ट्स की का। चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। हाँ, तो मैं उस सक्सेस को ही मैं छोड़ देता हूँ बहुत आराम से। मुझे कोई फ़ील नहीं होती है कि कल को कुछ हुआ है, तो आज शाम अगर हम आप आर्ट ऑफ मुझसे डिटैचमेंट है। हाँ, आप अगर आज शाम मुझसे पूछोगे कैसा लग रहा है, आई वुड से कि हाँ, ठीक है, हो तो गया, मतलब अब क्या, अभी जो हो ही गया है उसके लिए मैं क्या खुश हूँ या क्या दुःख मनाऊँ? वो जा चुका है। नाउ आई हैव टू गो टू सम जैसे प्लेस देखिए, एल्स। मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से मेरे से लोग पूछते हैं कि जैसे प्यार क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि प्यार एक आदत है। कभी भी आप किसी के साथ एक सेटअप में, हैबिट में रहते हो तो चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग जो 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो कि बहुत एक लंबा समय होता है, जीवन का यूपीएससी प्रिपरेशन को दे रहे हैं, तो हुँ। एक मैं उसको वैसे ही बोलता हूँ कि एक वो एक अधूरे इश्क की तरह है, जो कि मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। और उस इश्क से बाहर आना बहुत लोगों को बहुत समय लग जाता है। लेकिन वो ना करके तो नुकसान ही हो रहा है ना अपना, हाँ, बिल्कुल हो रहा है। बिकॉज़ द डेज़ आर पासिंग। वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं से कहीं तक पहुँचने के लिए आपको कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी बहुत है। जी और आपने आपने खुद ही ये कह दिया। जब तक आप अपने पास्ट में रहोगे, आप कहीं रहूँगा, तक आगे का सफ़र आगे नहीं ब सोच ही नहीं आगे आगे पाओगे। हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो और वो सक्सेस और फेलियर दोनों के साथ होता है। आप अगर उस सक्सेस को भी अपने लाइफ़ से टू मच अटैचमेंट देके बैठ गए हो, तो फिर आप वहीं स्टक हो। अब जैसे अब नॉर्मल सा चीज़ आपने पूछा, जिस दिन आदमी जेईई क्लियर करके आईआईटी पहुँच गया, उसके बाद से 4 साल वहाँ की जर्नी भी तो शुरू हो रही है भाई। अब मैं कब तक इस खुमारी में जिऊँ कि मैंने किसी फलाँ दिन आईआईटी का रिज़ल्ट आया था तो मैं सेलेक्ट हो गया। तो वो हो गया, टाइम खत्म हुआ। आगे बढ़िए। लोगों ने रसगुल्ला खाया, मिठाई खाई, बधाइयाँ दी, इट्स ओवर। सेम गोज़ विथ फेलियर। हमने थोड़े आँसू बहाए, थोड़ा मलाल लिया, लेकिन like the sun will rise again tomorrow, I will have to rise again with the sun. If I can't do that, then that is the time when you tell yourself कि now a full stop is coming somewhere in life. I believe we should not go in that direction. जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, चलो ये तो मैंने जान लिया कि आपने कैसे हैंडल किया, फैमिली का क्या रिएक्शन था। क्या होता है कि एक वक़्त आता है, एक उम्र आता है जहाँ पे लगता है कि घर का बड़ा बेटा होने के कारण ज़िम्मेवारियों को सँभालना चाहिए, और उस उम्र में भी आप अपने नीड्स के लिए घर पे डिपेंडेंट हो, अपने फादर से, अपने छोटे भाई से।
क्योंकि आपके छोटे भाई जो थे उस समय पहले ही इंडियन आर्म फोर्स में ज्वाइन उन्होंने कर लिया था, यस, उनको यस। कमीशन्ड हो गए थे, तो वो आपसे पहले कमा रहे थे। तो क्या वो सिनारियो होता है जहाँ पे घर का एक बड़ा बेटा किसी चीज़ का एक तैयारी कर रहा है या अपने लाइफ में हासिल कर रहा है, और उसको अपने बेसिक नीड्स के लिए भी अपने छोटे भाई से या फैमिली से पैसा मांगना पड़ रहा है, जहाँ पे उसको ये भी एक कहीं ना कहीं एहसास है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, कि जब मुझे लगता है कि जब पिता का कंधा झुकने लगे तो बेटी की कमर अपने आप सीधी हो जाती है। यस। तो एक ये जो भाव ही है, जो एक बाप बेटे के बीच का एक बहुत एक अनूठा भाव है। तो आपको कैसा लगता था जब आपकी अपनी दिनचर्या के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, पढ़ाई के लिए उस समय मतलब पिताजी से आपको अपनी चीज़ें मांगनी पड़ होती थी? नहीं, एक्चुअली उसमें 2 चीज़ थी। जैसे 2014 से 2016 तक तो मैंने नौकरी भी की थी। 2016 में इट वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। तो एंड उसके पहले तक आई वाज़ ऑल्सो दैट काइंड कि ये अंडरस्टैंडिंग तो हमेशा से थी कि सिंस आई एम द एल्डेस्ट, सो आई हैव टू इंश्योर कि मतलब मुझे सिखाया भी यही गया था ऊपर से कि तुम्हें ही सबको लेके आगे बढ़ना है। सर्कमस्टांसेस इस तरह के आए व्हेन आई हैड टू लीव माय जॉब एंड देन स्टार्ट की प्रिपरेशन के लिए हम जा रहे हैं। ये भी आप कह लो कि एक ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस हो गया इस बात को लेके कि पापा की सर्विस भी काफ़ी बची हुई थी उस समय, और माय यंगर ब्रदर आल्सो गॉट कमीशन्ड जस्ट बिफोर राइटली इमीडिएटली बिफोर या ड्यूरिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो ये बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हम तीनों लोगों में हुआ था कि ऐसा है कि मैं अभी रिज़ाइन करके जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए। आई होप दैट दे आई कम्युनिकेटेड कि ये जर्नी लंबी भी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज गए और पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे या दूसरे में हो जाएंगे। सो ये एक्सेप्टेंस उनमें था। पापा चूँकि पुलिस में ऑलरेडी थे, तो उन्होंने अपने पदाधिकारियों को देखा था कि समय लगता है ये चीज़ों को करने में, तो उनसे ये एक्सेप्टेंस थी। छोटे भाई से भी था, 2 साल ही छोटा है, तो वो भी हम लोग दोस्त की तरह ही रहते हैं। हाउएवर लेकिन ये कई बार क्या होता है कि आपका जो इमीडिएट फैमिली के अलावा जो इर्द-गिर्द के कम्युनिकेशन हैं, वो इस कम्युनिकेशन को ज़बरदस्ती आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि अब अभी इसका तक तुम्हारा उम्र हो अभी गया, तक तुम तुम्हारा शादी नहीं उम्र कर हो रहे हो, गया, कमा तुम नहीं शादी रहे हो। नहीं कर रहे हो, तुम कमाने नहीं जा रहे हो, और क्या बोलते हैं कि कब तक ऐसे होगा, तुम बड़े हो वो आपको सबसे। एहसास दिलाते हैं कि आप कुछ ब्लंडर कर रहे हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो ब्लंडर दिलाते हैं एहसास, मतलब एहसास, ब्लंडर का एहसास दिलाते हैं आपको, और उसमें फिर ये ज़िम्मेदारी कैंडिडेट की भी हो जाती है और फैमिली की भी हो जाती है कि हमको उन बवंडरों में बहना है कि नहीं बहना है, या ये समझ लेना है कि हम अपनी जर्नी तो जैसे करते आ रहे थे वैसे कर ही रहे हैं। बिकॉज़ कोई 10वीं क्लास का मैट्रिक परीक्षा में तो थोड़ी फेल हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हो कि वो झिझक आप में नहीं थी क्योंकि वो वेल कम्युनिकेशन था? हाँ, कम्युनिकेशन बहुत स्टार्ट से बट था। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि घर के जो बड़े बेटे होते हैं वो अक्सर अपने पिताजी से अपनी ज़रूरतों के लिए चीज़ें मांगने में झिझक रखते हैं। और बिल्कुल। ये जो पिता और जो घर के बड़े बेटों का जो रिलेशन होता है, बच्चों को लगता है, जो बड़ा बेटा रहता है उनको लगता है कि भाई पिताजी समझ जाएंगे, पिताजी को लगता है कि भाई वो आके हमसे मांग लेगा। तो क्या इस बाप बेटे की खामोशी का जो है एक्सपीरियंस वो आपने भी किया है? बिल्कुल रहा है। मैंने अपने पापा से आज तक सिर्फ़ एक बार पैसे माँगे हैं। मैंने पैसा हमेशा अपनी माँ से माँगा है। क्यों तो नहीं, मतलब क्या लगता था कि पापा से? बस ऐसे ही, कभी आदत ही नहीं रही, और उन्होंने भी कभी इस तरह से नहीं कहा। एक आध बार 3rd ईयर कॉलेज में काफ़ी दिन से पैसे नहीं लिए थे उनसे, तो उन्होंने खुद कह दिया कि पैसे-वैसे हैं कि ख़त्म हो गए, माँग-वाँग क्यों नहीं रहे हो? दैट वाज़ द ओनली टाइम। अदरवाइज़ ये सत्य है, हमारे यहाँ फैमिलीज़ में आपने भी खुद देखा होगा कि बेटे का पर्टिकुलरली बाप से इंटरैक्शन जो है वो एक, जैसे इंग्लैंड में सर-वर भी बोलते हैं लोग फादर को, तो वहाँ तो कम से कम बोल के कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि सर हैं आप। यहाँ है कि अनसेड। अनसेड है वो, कि वो कम्युनिकेशन कभी खुल के नहीं जो होगा। हम लोग बोलते हैं बाप तो बाप होता है। बाप होता है, बस वैसी चीज़ है, तो वो कम्युनिकेशन हमारे बीच में भी। अब कैसा लगता है उनको जब आप आज के डेट में आईआईटी, यूपीएससी एस्पिरेंट, आज कॉर्पोरेट में आप अच्छा कर रहे हैं, जो आपके छोटे भाई है वो इंडियन आर्म फोर्स में ऑफिसर है, जो आपकी छोटी बहन है वो भी अभी अच्छा पढ़ाई करके अभी जस्ट ग्रेजुएट और मास्टर कर रही है, तो कैसा ये फीलिंग है? अब उनको क्या लगता है कि ये उन्होंने अपना जो काम है वो सब कुछ पूरा किया? क्या वो खुशी आज उनको है? क्या वो प्राउड महसूस करते हैं? देखिए, मुझे उनके रवैये में और उनके नेचर में तब से लेके आज तक कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता है कि उनके जाने तक भी होगा। इज इट बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस? No, no, no. It's not because of the inability to express. He has been living his life just the same way as he had been living जब तुमने उनको बचपन में देखा होगा या जब मैंने उनको बचपन में देखा। आज भी वैसे ही जीते हैं तो वो। क्या वो बच्चों की इच्छा नहीं रहती है कि हम जो इतना मेहनत किए, जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि गांव में जब एक संघर्ष करता हुआ पिता जाता है और वो संघर्ष के बाद जब उसके बच्चे अच्छे कर जाते हैं और
बच्चों के नाम से पिता को जब जाना जाता है तो उस पिता को अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत प्राउड महसूस। नहीं, तो बच्चों की भी तो ऐसी इच्छा रहती है कि अपने एग्जैक्टली पेरेंट्स एग्जैक्टली, को यस। वो खुल के एक्सप्रेस करे या उनसे बैठ के बात करे। नहीं नहीं, वो हम लोग खुद ही करते हैं, मतलब गोइंग फॉरवर्ड वी टेक दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मुझे ये लगता है कि उन्होंने चूंकि अपने पिताजी से या हमारे दादाजी से कभी ये खुल के कॉन्वर्सेशन नहीं किया, तो उनको ये नहीं करना आता है कि अपने बच्चों से कि वो कैसे जाके बात करें। ये एफर्ट हम खुद ही ले लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ये है, एंड सेकेंडली ये भी है कि जो एफर्ट उन्होंने लिए थे, मतलब पहले जिस तरह से हम लोग रहा करते थे या जिस तरह से सराउंडिंग इन्वायरमेंट हुआ करता था, दैट वे में दी वे ऑफ लाइफ हैज़ ऑल्सो चेंज ड्रास्टिकली। सो उस वे ऑफ लाइफ में भी एक बदलाव आया है, तो उससे थोड़ी बहुत तसल्ली उनको भी रहती है कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम जैसा सिचुएशन में मैंने बच्चों को रेज़ किया वैसे में मेरे बच्चे कल को अपने बच्चों को रेज़ नहीं करेंगे। उनको लेके उनके चेहरे पे एक सुकून और तसल्ली दिखती है। बट दैट इज़ दैट मच, यू हैव ऑल्सो सीन हिम, यू ऑल्सो नो हिम, ही इज़ जस्ट लाइक दैट। मुझे एक बात बताइए, आजकल के जो अभी के जो पेरेंट्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनका केयर और कंसर्न बच्चों के लिए प्रेशर हो जाता है। देखिए, सपोर्ट और प्रेशर के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। तो पेरेंट्स इस चीज़ को कैसे समझे, कैसे पहचाने कि ताकि उनकी उम्मीदें बच्चों के लिए सपोर्ट बने, ना कि एक बोझ बन जाए। तो पेरेंट्स को क्या कुछ कैसे इस चीज़ को समझना चाहिए कि प्रेशर को कैसे इक्वलाइज करें? नहीं, सबसे बड़ी बात तो देखिए, बच्चों पर प्रेशर तो मत दीजिए। प्रेशर जो है वो एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता कभी है। कभी अनसेड वो उनके एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं वो प्रेशर बन जाते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों पे प्रेशर जो है वो तो एक्चुअली में एक एक्सट्रीम तरह का शब्द है। ये ज़रूर एफर्ट लेते हुए समझाना चाहिए बच्चों को कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन की फैमिली है, राइट? बिजनेसमैन की फैमिली जब अपने बच्चों को रेज़ कर रही होती है, तो उनमें कम्युनिटी के साइड से या सराउंडिंग जो और लोग हैं या जो एक लार्जर फैमिली ग्रुप है, वो खुद समझ रहा होता है कि बिज़नेस एक रिस्क टेकिंग अफेयर है, राइट? कि अगर आप कोई नया वेंचर ओपन कर रहे हो, तो वहाँ रिस्क होता है बिज़नेस में। तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो तुम वेंचर चालू किए हो, वो सक्सेसफुल आउटकम्स देने लगेगा। वो समय ले रहे होते हैं। सिमिलरली, large families or large number of families in our country have actually taken and believed that education is their only way out of the way, जो जैसे वो जी रहे हैं उस लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने का या आगे बढ़ाने का एजुकेशन एक सिक्योर्ड और सशक्त माध्यम है कि आदमी पढ़ेगा, ज्ञान हासिल करेगा, ज्ञान हासिल करके किसी एक जगह पे पहुंचेगा, कल को बढ़िया नौकरी मिलेगी। और सबसे बड़ा काम जो एजुकेशन का होता है वो होता है कैरेक्टर बिल्डिंग, कि उसका चरित्र भी निर्माण होगा। तो परिवार में अगर एक व्यक्ति भी ऐसा हो जाए तो उस परिवार का कायापलट वहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने समझाया, इसका एजुकेशन से भी लेना देना नहीं है। इट कैन बी सीन अक्रॉस अदर काइंड्स ऑफ वोकेशन ऑल्सो अक्रॉस द कंट्री एंड सोसाइटी। ये अलग बात है कि जहाँ पे गरीबी होती है, जहाँ पे अदर एवेन्यूज़ नहीं हैं, वहाँ पे सरकार की तरफ से भी सुविधाएं हैं कि सरकारी विद्यालय हैं या अदर एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे लोग फाइट मार सकते हैं। तो एजुकेशन लोगों को ना एक सेफ रास्ता दिखता है कि पढ़ा दो, कम से कम पढ़ेगा, कुछ ज्ञान तो हो जाएगा। और ऊपर स्पेक्ट्रम में अगर माँ बाप ने पढ़ाई नहीं की है तो वो और चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम लर्नर मेरा बच्चा तो पढ़े कम से कम। बट आपको नहीं लगता कि जैसे बचपन से हमें ये ही चीज़ बताया जाता है, हमारे साइड जैसे बोलते हैं कि बाबू खूब पढ़िया तो खूब कमाइया, बहुत ज़्यादा कमाने से कोई कोरिलेशन ही नहीं है। नहीं नहीं, तो जो बच्चा अपने पूरे जीवन में जब वो बड़ा हो रहा है, वो यही सुनता आया है कि खूब पढ़ने से खूब कमाना होता है और जीवन का लक्ष्य ही खूब कमाना है। अगर उसने पढ़ाई खूब की और खूब नहीं कमा पाया, तो क्या वो डिप्रेशन की ओर नहीं जाएगा? हो सकता है बिल्कुल। लेकिन मैं किसी आपको नहीं लगता माँ बाप को ये डिफरेंस बताना चाहिए बचपन में कि पढ़ाई से तुम एक अच्छे समाज में व्यक्ति कहलाओगे, तुम्हारा कैरेक्टर, जैसा कि आपने बोला कि कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। कमाने के लिए कोई भी कमा ले रहा है, एग्जैक्टली, ज्यादा और कम जो है हर कोई अपने टैलेंट और स्किल और मैं लक के मैं हिसाब मैं से मैं कमा किसी लेता है। शायर की ही सुनी हुई बात यहाँ बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था बहुत अच्छे से कि एक तेज तर्रार दिमाग और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हुनर का सबसे खराब इस्तेमाल अगर हो सकता है तो वो हो सकता है कि वो सिर्फ पैसा कमाने में लग जाए। तो एक्चुअली में पैसा कमाना जो है ये बहुत सेकेंडरी तरह की चीज़ है। पैसा तो बहुत अलग अलग तरह के प्रोफेशन में मिल के लोग कमा ही रहे होते हैं। लेकिन एक जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं या एक वोकेशन स्किल जो कोई ले चुका है, एक एजुकेशन का एक अलग ही चार्म है। हाँ, 10 लोगों के बीच में अगर एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो दूर से ही दिख जाएगा वो कि दूर से दिखता है और एजुकेटेड उसके है वो। उसके चरित्र में दिखता है, ये उसके किरदार में नज़र आता है। ये तो इसीलिए ज़ोर दिया भी जाता है। और
ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड, देन व्हाई इज द फोकस ऑन एजुकेशन, करेक्ट। इंश्योरिंग दैट लाइक दैट। एक मतलब हमारे महानतम से महानतम क्रिकेटर भी ये बात कहते हैं कि वो सब ठीक है कि तुम खेल में हो रहे हो, बट प्लीज डोंट इग्नोर कि एजुकेशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे बड़ी बात वही है कि आपको एक जीने का तरीका सिखाता है वो। पैसा तो हम कमा लेंगे, कहीं से भी कमा लेंगे, अलग अलग तरीके के प्रोफेशन से भी लोग पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन वो जीने का तरीका या उसको फिर एक जनरेशन दर जनरेशन उसको ट्रांसफ़र करना, उसमें एजुकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल, सो दैट वन हैज़ टू एक्सेप्ट। करेक्ट। बहुत अच्छा बोला आपने। अब चलिए, अभी बहुत सीरियस बातें हुई ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि कुछ जंग किताबों से होती है और कुछ दिल से। ये जो उम्र होता है जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत बार ऐसी होती है जब बच्चे उस समय बड़े भी होते रहते हैं, बायोलॉजिकली भी और मेंटली भी। उस समय ऐसा होता है कि उनके अंदर में एक अलग सी ऑक्सीटोसिन बोल लीजिए रिलीज़ करता है या जो भी है। एक अंदर ही अंदर ख्याल आता है कि कोई तो होना चाहिए जो कि हमारे माँ-बाप के थ्रू, उनसे अलग हट के, माँ-बाप से अलग भी कोई हो जो हमें समझे, जो हमारे सपने को अपना सपना समझे, जो हमारे सपनों में वो भरोसा दे, जिससे हम अपनी पूरी दिनचर्या जाके बात कर सकें। और कहीं न कहीं उस आदत को ही प्रेम में देखा गया है कि तब्दील होते हुए। तो ये उम्र ऐसा होता है, वो कहते हैं ना कि दिल पे किसी का जोर नहीं होता, वो रूप या उम्र का कायल नहीं होता। तो ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो आई एम श्योर कि हम सब उस फेज़ से गए और कहीं न कहीं इस सब चीज़ों से गए। तो अब मैं चाहूँगा कि कुछ बात उस पे भी हो। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेम का या प्यार का या दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स आती है हमारे करियर के सबसे पीक समय में, वो कितना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है या कितना हमें अपने लक्ष्य से पीछे करता है? क्योंकि बहुत लोग इसको डिस्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और बहुत, अगर आप प्रेम कहानियों को देखेंगे तो कहीं न कहीं उनसे जब आप बात करोगे तो उन्हें कहीं न कहीं वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली है, जिससे वो अपने जीवन में जो कुछ वो बनना चाहते थे वो बन पाए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, अगर मुझसे एक्चुअली पूछिएगा, पहले तो हम इस बात पे ही डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में ये सही बात है जो आपने कहा कि वो आदमी टीनेज के ईयर्स में होता है, जब वो इनिशियली इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के दौर को सही से समझना शुरू करता है, या 12वीं में होता है, 12वीं के बाद होता है, 10वीं की तरह की चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द टाइम जब हार्मोनल चेंजेस भी शरीर में हो रहे होते हैं हमारे, और हमारे इर्द गिर्द का सोशल इकोसिस्टम भी चेंज हो रहा होता है, क्योंकि वो हमें दूसरी तरह से देखना शुरू कर देता है। तो एक तो दोनों तरह की चीज़ें आती हैं। तो जो ये फीलिंग है या एहसास है, ये तो प्रकृति ने बना दिया है। अब प्रकृति ने बना दिया है तो ये जायज़ है कि भाई कोई ना कोई उसको फ़ील करेगा ही करेगा। लेकिन जो आप स्पेसिफ़िकली सवाल पूछना चाह रहे हैं कि प्यार का करियर से क्या लेना-देना है या कहीं ये डिस्ट्रैक्शन है, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज़ लव इज़ ऑलवेज़ अ सोर्स ऑफ बिग मोटिवेशन। मोटिवेशन इसलिए होता है क्योंकि किसी को प्रेम जब आप करते हैं, तो वो बहुत साहस की बात होती है, ये कहना कि हम किसी से प्रेम करते हैं। और जब कोई पलट के आपसे ये कह देता है कि वो आपसे प्रेम करता है, तो इससे बहुत ताकत मिलती है, क्या बात है! इससे बहुत हिम्मत मिलती है। तो ये इसी दोनों के बीच का ये फाइन लाइन वाली चीज़ है कि मैं हम यहीं अगर पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ताकत माँ-बाप के प्यार से नहीं मिलती, जो हमें। नहीं, बिल्कुल मिलती है, बट अगर सिर्फ़ माँ-बाप, प्रेम का मतलब ये थोड़ी है कि हम सिर्फ़ माँ-बाप का प्यार होता है, तो फिर प्रकृति और सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो प्रोजेनी और प्रोक्रिएशन की चीज़ जो क्रिएटेड है वर्ल्ड में, तो ये माँ-बाप के प्यार तक तो लिमिटेड नहीं होती है। बिल्कुल। वी ऑलवेज़ एवरीबॉडी एंड नॉट जस्ट होमो सेपियंस, एवरी अदर स्पीशीज़ यू विल फाइंड दे हैव पार्टनर्स। They have partners, they procreate, they engage in biological activities which are necessary for procreation. Whether that is engaged in love or not, वो हम उनके लिए नहीं कह सकते। होमोसेपियंस के केस में हम कहते हैं कि भाई प्रेम के तरफ से ही चीज़ें उभर के आती हैं। वो बायोलॉजिकल नेसेसिटी है और बायोलॉजिकल कंपल्शन भी है एक सर्टेन एज पे आने का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैंने उसको आज तक कभी डिमोटिवेशन की तरह नहीं देखा, मैंने उसको एक ब्लॉकर की तरह नहीं देखा। हाँ, अगर ये ब्लॉकर या किसी उस तरह की चीज़ में एंगेजमेंट है, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ बहुत दावे के साथ कि वहाँ पे फिर सही रूप में प्रेम इन्वॉल्व भी नहीं है। इफ़ दैट इज़ एक्चुअली लव, बिकॉज़ प्रेम एक ऐसी चीज़ है जहाँ दोनों लोग जब एक्चुअली में प्रेम में इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों चाहते हैं कि दोनों प्रॉस्पर करें। कहीं से अगर एक कोई ड्रैग आउट हो रहा है या फ़ील हो रहा है कि हम खींच रहे हैं या हम
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या हम दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, देन आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड लव इन ट्रू सेंस। आपके इसी बात से मेरे को बहुत अच्छा फैज़ साहब की बहुत अच्छी लाइन याद आती है कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे कुछ इश्क किया कुछ काम इश्क किया आरे आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ना करियर की तरफ लोग जा पाए ना ही इश्क को मुकम्मल कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के लिए कैरियर और प्यार अक्सर एक दूसरे के अपोजिट खड़े नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, इश्क वाकई डिस्ट्रैक्शन होता है या मोटिवेशन भी बन सकता है? आज के स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि किसी इंसान से मोहब्बत करना ज़्यादा मुश्किल है या अपने सपनों को वफा निभाना, तो आप क्या क्या लगता है आपको कि वो ऐसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दोनों ही बहुत मुश्किल है सर। मतलब एक जो हरिवंश राय बच्चन कह के गए थे ना, राह पकड़ तू एक चला चल, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, वो दोनों जगह पर लागू होती है। तो करियर में आगे बढ़ना, अपने आप को का एक कुछ मकाम बनाना, अपने लिए एक मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कुछ हासिल करने की ख्वाहिश रखना, ये भी उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल है कि हम किसी के प्रेम में पड़ें और उस प्रेम को निभाएं। प्रेम में पड़ना तो एक बात हो गई, लेकिन निभाना भी तो होता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर बहुत पहले कैफ़ी आज़मी साहब ने एक नज़्म भी लिखी थी जिसका उन्वान है औरत। तो उस समय भी वो इन्होंने यही सोच के लिखा था कि जब इंडिपेंडेंस की या प्री इंडिपेंडेंस के दौर में जब आज़ादी की जंग पे लोग जा रहे थे, तो वो भी एक मकसद हुआ करता था। तो लोग इस तरह की पोइट्री लिखने लगे, यही फैज़ और ये कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। लेकिन कैफ़ी आज़मी ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम जंग पे जा रहे हैं, तो कल को हम आएँगे कि हमारी खबर आएगी, ये किसको क्या पता। करेक्ट। लेकिन हम किसी से प्यार करके यहाँ चले जाएँ और इसको कह दें कि हम जब लौट के आएँगे तब तुमसे प्रेम करेंगे, क्योंकि पहले हम जंग पे जा रहे हैं। प्यार सहूलियत के तो हिसाब से आप सहूलियत नहीं के कर हिसाब से सकते नहीं हैं। कर सकते ना हम प्यार। तो हमें उस जो मेरा हमसफ़र है उसको भी हमें साथ लेके इस जंग में चलना होगा। तब उन्होंने वो नज़्म लिखी, औरत की कदर तारीख़ ने तेरी कभी जानी ही नहीं, तू हकीकत है एक सिर्फ़ इश्क फ़सानी ही नहीं। तो भाई, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो ये फीलिंग भी एक उस तरह मैं साथ उसे चलना है। साथ चलना है। मैं उसी बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि जिस आग में जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो हम दोनों को या हमसफ़र को साथ में ही वो चीज़ तय करनी होगी, बजाय इसके कि हम कंपार्टमेंटलाइज़ करा के इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि अभी काम हो जाएगा फिर इश्क करने बैठेंगे, फिर इश्क हो अभी जाएगा सफल हो जाता हूँ, अभी यूपीएससी कर फिर लेता हूँ। काम करने बैठेंगे। तो बिल्कुल। तभी फैज़ साहब ने भी कंक्लूड किया कि अंत में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। सपनों की नींव एक छोटे से घर में रखी गई, सैनिक स्कूल ने एक कैरेक्टर गढ़ा, आईआईटी ने एक पहचान दी, यूपीएससी ने पहली बार ज़िंदगी से हारना सिखाया और फिर ज़िंदगी का एक और इम्तिहान है कि कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहीं इंतज़ार होता है, वहीं इनकार और इकरार होता है और कहीं कहीं वहीं से एक गहरा जख्म भी दे जाता है। एक शेर याद आता है कि इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, लगता है तुमने भी अपने बनाए होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जहाँ एक तरफ इंसान सपनों को तोड़ रहा होता है और कहीं न कहीं वो दूसरी तरफ इंसान भी टूट रहा होता है। लेकिन उसके बाद फिर एक और फ़ेज़ आता है जहाँ पे इंसान को लगता है कि नहीं, दिस इज़ हाई टाइम एंड इट्स हाई टाइम टू कम बैक। आपको क्या लगता है कि जब एक बड़ा सपना टूट जाता है, इंसान दोबारा अपने सपनों के साथ कैसे खुद का संगम करे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक्चुअली हम लोग सपनों का ग्रेडेशन नहीं करते हैं यहाँ, कोई बड़ा सपना, छोटा सपना नहीं होता है, सब पर्सपेक्टिव है सबके सब। किसी के लिए कोई नॉर्मल छोटी से छोटी चीज़ जो है, वो बड़ा स जैसे मुझसे आप कह रहे हो कि यूपीएससी में नहीं होना, एक बड़े सपने का टूटना है। लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे कि इंडिया आपका बड़ा सपना क्या है? तो मैं बोलूँगा मेरा बड़ा सपना था इंडिया के लिए टेस्ट सेंचुरी लगाना, जो मैं कभी नहीं लगा पाऊँगा। ना मैं कभी उसके ग्रेड लेवल क्रिकेट से भी आगे बढ़ा या स्कूल क्रिकेट से भी आगे बढ़ा कि मैं उसको सपने की तरफ बढ़ पाऊँ कभी। तो मेरे लिए बड़ा सपना वो था। दिस इफ़ यू आस्क मी, दिस वाज़ जस्ट अ मिनिस्क्यूल थिंग कि ठीक है, एक नौकरी के लिए आदमी को कोई एफ़र्ट लेना था, तो हमने भी उस रास्ते में एफ़र्ट लिया। अब वो नौकरी के लिए यूपीएससी में जाके नौकरी करने का मन था, तो वहाँ तक रास्ता चुना। तो एक्चुअली में हमें इस दिशा में तो नहीं जाना चाहिए। आप किसी व्यक्ति के अंदर टूट रहा होता है जब, तब भी आप उसके बहुत अंदर झाँक के देखोगे,
तो उसके अंदर भी बहुत से उस तरह के सपने होते हैं जो और प्रेरणा देते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए। आदमी, ये अलग बात है कि ज़रूरी है कि कहीं न कहीं से मोटिवेशन उसको मिलता रहे कि वो चीज़ों को आगे ले जाने के लिए प्रेरित रहे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आदमी बेचारा खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। वो जिजीविषा जिस शब्द को कहते हैं कि जीने की प्रबल इच्छा, वो जीने की प्रबल इच्छा जब इतनी ज़्यादा वो आत्मा के अंदर होती है, तो व्यक्ति उठ खड़ा होता है। उसको फिर रोकने वाला नहीं होता है कोई। मेरे अंदर से बस मैं अपने अनुभव से अगर यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस दिन आप मेहनत करना बंद कर दिए और जिस दिन आपने एफर्ट लेना बंद किया किसी भी दिशा में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, उस दिन आप कह सकते हैं कि आपका कुछ टूट गया है या आप टूट गए हैं। लेकिन अगर आप में वो मेहनत करने की इच्छा है अभी, कि ये मैं अगेन रिपीट करूँगा कि सूरज के साथ अगर आप उठ गए हैं अगले दिन और वापस है कि भाई जैसा किसान कुदाल लेके खेत में चल देता है, आप भी अपना औजार उठा के, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो एक नीली बत्ती की गाड़ी होती जिसके पीछे एक फोर्स होता, जिसको लेके फील्ड में जाता है एक आदमी आईएएस बन के और अपना काम करता और है। अपना काम करता, तो कहीं ना कहीं आदमी कंट्रीब्यूशन कर ही रहा है। आप इमेजिन करिए सर, फौज हमारी सीमा पे लड़ रही है, लेकिन वो जो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक माइनिंग वर्कर जो यूरेनियम निकाल रहा है, जो ये इंश्योर करता है कि वहाँ से यूरेनियम निकलेगा, तो जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं या जहाँ पे भी कुछ उसके यूसेज हैं पावर जनरेशन में, वो अपना लाइफ रिस्क करके वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा सही है बात देश है। में। मैं कैसे कह दूं कि वो किसी के ग्रेडेशन है, कंट्रीब्यूशन को हम छोटा या बड़ा छोटा नहीं या कह बड़ा नहीं कह सकते, हर तो कोई देश की सेवा कर रहा है, हर कर रहा है कोई और आगे और बढ़ना ही चाहता है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चाहे किसान हो तो कुदाल लेकर, एक ब्यूरोक्रेट हो तो आप अपना महकमा लेकर, एक फौज के आदमी हो तो अपनी बंदूक लेकर, या एक कॉर्पोरेट पर्सन है तो अपना लैपटॉप आईपैड और एक एक कॉर्पोरेट सेटअप का आई कार्ड लेकर, जो भी जहां भी खड़ा है, या एक सैनिटेशन वर्कर है तो वो सुबह में पहुंच गया है जगह पर, एक स्वीपिंग क्लास का पर्सन है तो वो झाड़ू लेकर खड़ा है, लेकिन सब लोग तो लगे हुए इसी में है कि राष्ट्र का निर्माण हो। और जैसा आईटी खड़गपुर में भी लिखा हुआ था सीधा सीधा, डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन, तो उस जगह ने यही सिखाया कि डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन हमेशा रहना है। अब यूपीएससी के थ्रू नहीं हुआ तो किसी और थ्रू रहेंगे भाई, बिल्कुल लेकिन रहना तो है ही ना, डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज जो संगम तीर्थराज है, क्या वो उस संगम से ज़्यादा खुश है जो कि कभी एक टाइम पे आईआईटी के बाद यूपीएससी और यूपीएससी के आगे का सपना जो देखते थे? क्या आप आज के टाइम में खुश हैं? Yeah, I think one should always be happy, but then we also have to go into ki what is happiness. यस एग्जैक्टली। So एंड हैप्पीनेस मैटर्स भी करता है, हर आदमी का एक अपना, जिस तरह से सक्सेस की डिफिनीशन सबके लिए अलग है, हैप्पीनेस की भी ये डिफिनीशन। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज क्या आप हैप्पी है? yes, I have always been happy. मतलब इसमें मैं वो नहीं कह सकता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, ये भी समझना हमें बहुत आवश्यक है कि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं से आके हमें कुछ ऐसा होगा तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी। हर इंसान एक इंडिविजुअल अपने आप में एक कॉन्शियस थिंकिंग ब्रेन है, एक थिंकिंग माइंड है, एक वे में चीज़ों को देखता है, दुनिया को एक नज़र से देखता है और एक तरीके से जीवन जीता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए, ये मेरा अगेन अपना ओपिनियन है, किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। अगर आप उस पर डिपेंडेंट वो हो जाएगा कल को। उसके बाद आप क्या करोगे? अभिनव बिंद्रा जैसा बंदा जिसने 22 साल की उम्र में ओलंपिक गोल्ड मेडल पा लिया था, 22-23 साल की उम्र में, ही वेंट इनटू सीवियर डिप्रेशन आफ्टर दैट। व्हाई? बिकॉज एट द एज ऑफ 23 years द हाईएस्ट थिंग दैट ही वांटेड इन लाइफ, ही ऑलरेडी गॉट दैट। नाउ देयर इज नथिंग फॉर हिम टू लुक फॉरवर्ड टू। If you are a shooting champion or if you are a shooter and you are contesting in the Olympics, what else are you going to get after getting the Olympic इसी gold के medal? लिए हर थोड़े टाइम के बाद आपको अपना गोल एग्जैक्टली आप ढूंढो, सेट करना होता आप है। खोजो कि आपको हैप्पीनेस किससे मिलती है। लोग वर्कआउट करते हैं, लोग अच्छा खाना खाने कहीं जाते कुछ हैं, पढ़ते हैं, कुछ कुछ गाना पढ़ते हैं, सुनते कुछ गाते गाना हैं। सुनते हैं, कि कोई किसी के साथ समय बिताना पसंद करता है लोगों के साथ, कुछ चाहते हैं कि हम ट्रेकिंग पे निकल जाए, कुछ चाहते हैं कि हम बाइक लेके चलो लद्दाख घूम के आते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हैप्पीनेस लेने के लिए भी एफर्ट लगता है। अगर हम यहाँ हाथ पैर जोड़ के बैठ जाएं ये कहते हुए कि किसी दिन ऐसी बारिश होगी जिस बारिश में मैं भीगूंगा और सदा के लिए खुश हो जाऊंगा, ये नहीं होगा। आपको ढूंढना टुडे पड़ेगा। इज द डे एंड दैट डे इज नॉट गोइंग टू बी टुमारो। एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वी एज अ ह्यूमन ऑलवेज सफर फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। वी कीप ऑन एनालाइजिंग, यस, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। 10th हो गया तो 12th, और के बाद आईआईटी के बाद यूपीएससी, यूपीएससी के बाद अगर हम कहीं कुछ और हो जाते तो बहुत अच्छा होता। तो
हम ये एनालाइज करते रहते हैं और इसी के अंदर हम कहीं ना कहीं फंस के रहते हैं। नहीं, और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये एनालिसिस का अज़म्पशन बहुत बड़ा है ये। अज़म्पशन बहुत बड़ा है ये बात को लेकर कि सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। एनालिसिस का पैरालिसिस तभी क्या आता आपको है। लगता है कि जो इंसान जो नहीं, नहीं, अपनी लेट ज़रूरतें, मी कंप्लीट नहीं ऑन मैं दिस। आपके इसी क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ कि जैसे दायरा आपने बोला कि बड़ा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने अपनी ज़रूरतें या अपनी ख्वाहिशों को कम किया है या मारा है, वो कहीं ना कहीं खुश है, और जिन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को फुल स्टॉप नहीं लगाया है, वो कहीं ना कहीं परेशान है, वो ज़्यादा खुशी। नहीं, ये मैं क्यों जवाब दूंगा इसका? इसका जवाब महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले दे दिया है। महात्मा बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ क्या हैं? सफरिंग इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, पहला। डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग। तो अगर आप मैथमेटिकली इसको एनालाइज करके देखोगे तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखो डिजायर को और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में रख दो सफरिंग को। डिजायर बढ़ाता जाओगे, सफरिंग बढ़ता जाएगा। ग्राफ बढ़ता चला डिजायर घटाते जाओगे, सफरिंग घटती जाएगी। बिल्कुल। तो अगर हमको ये है कि हमको कल को 5,000 करोड़ का आदमी हो जाना है, तो हमको ये भी तो देखना होगा कि उस रास्ते के जितने पेन हैं वो भी मुझे लेने होंगे। एम आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट? करेक्ट। द चॉइस इज योर्स। ऑन द सेम आस्पेक्ट आई वॉज कमिंग टू द पार्ट ऑफ हैप्पीनेस कि अगर हम एनालिसिस के पैरालिसिस में जा रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा अजम्पशन ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें या सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है। आदमी ने किसी बहुत सेल्फ एरोगेंट मूवमेंट में लिख दिया होगा होमोसेपियंस ने कि वी आर द वाइजेस्ट एंड मोस्ट केपेबल स्पीसीज ऑन द अर्थ। ये एक अलग मोमेंट है। लेकिन आप अगर अपनी ज़िंदगी के अपने 24 घंटे के को एनालाइज करना शुरू करोगे तो ही आपको लगेगा कि 50 ऐसी चीज़ें हैं ना जिस पे आपका कोई काबू ही नहीं है। आप घर से निकलते हो, वहाँ पे कोई एक रैंडम चीज़ आके टक्कर मार दे आपको और आप मर जाएं, ये आपके काबू में है? नहीं है। जो लोग उस फ्लाइट पे बैठ के लंदन के लिए निकले थे, जो एयर इंडिया का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, सब लोग तो खुशी खुशी निकले थे यहाँ से। वैसी फ्लाइटें हम रोज़ ले रहे हैं, वैसे ट्रेनों पे हम रोज़ बैठ रहे हैं, वैसे बसों में हम रोज़ जा रहे हैं, वैसे हम घर से रोज़ निकल रहे हैं। क्या पता ये छत टपक के गिर जाए मेरे ऊपर सही बात। और हम खत्म हो जाएं। कोई बादशाह ऐसा था जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था, वो तो किताब पढ़ने बेचारा गया था। सो द ओनली थिंग दैट आई वांट टू कम्युनिकेट हियर इज we think as human beings that a lot of things are in our control, which is not true. बहुत से एलिमेंट्स हैं जो एक साथ संगम में होते हैं तो किसी व्यक्ति का लाइफ डिज़ाइन होता है, और उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। बहुत मिनिस्क्यूल चीज़ें कंट्रोल करते हैं हम अपने लाइफ में। हम अपने रूटीन को कंट्रोल कर लें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी, जो नहीं हो पाता है लोगों से। कितने दिन हम जिम में फीस दे के वर्कआउट करने जाते हैं? That's the money that we have spent. Yes. But are we able to control that activity? No. We'll get up at 6 every morning, at least 5 days a week, and we'll go to work every day. There are a lot of times when we think that we will not have a drunken misbehavior. Yeah, right. But are we able to actually control that? No, we are not able to control that. There are a lot of things which are not in our control. Are not in our control, and we try to control them. Still, we are not able to control that. Correct. अगर इतना सेल्फ कंट्रोल हम डेवलप कर ही लिए, फिर तो भाई महात्मा और उस तरह के लेवल में हम पहुंचने लगेंगे ना। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं से कविताएं शुरू होती हैं। संगम भाई, अभी तक हमने आपके सपने, संघर्ष, प्यार, दोबारा खड़े होने की बात की, लेकिन शायद बहुत कम लोग हैं ये जो जानते हैं कि आपकी एक और पहचान भी है, वो है साहित्य से आपका गहरा लगाव। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आज दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि संगम जी लिटरेचर, डिबेट, डिक्लामेशन में काफ़ी आगे रहे हैं, और शायद इसी सफ़र का नतीजा है कि आईआईटी में भी आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड लिटरेचर से सम्मानित किया गया था। लेकिन मैं मानता हूँ कि कविताएं सिर्फ लिखी नहीं जाती हैं, कविताएं जी भी जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हो संगम की, जो शब्दों में सिर्फ अल्फाज नहीं अपनी ज़िंदगी उतार देते हैं। इंजीनियरिंग, यूपीएससी, कॉर्पोरेट, इन सब के बीच में लिटरेचर ने आपकी ज़िंदगी में जगह कैसे बनाई? जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि घर में कोई इस तरह का माहौल या कुछ बताने वाले नहीं होते थे, तो हमें ये सब प्रेरणाएं जो हैं इर्द गिर्द के लोगों से ही मिल रही होती थी। तो कभी किसी सीनियर ने कोई किताब लगा दी फेसबुक के स्टेटस में कि मैंने ये किताब पढ़ी है, तो मैं बिना देर किए उसी समय वो किताब ऑर्डर कर लेता था कि ये कुछ अच्छे सीनियर हैं, ये अगर ये कोई पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ लेना चाहिए ये, बिकॉज ऐसे तो कोई बताने वाला है नहीं कि क्या पढ़ो नहीं पढ़ो। उस सेम वे में मैं आईटी खड़गपुर जब पहुंचा तो एक सीनियर थे वहाँ, जिन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम पोइट्री लिख सकते हो। मैंने कहा नहीं सर, मुझे पोइट्री वगैरह मुझे नहीं लगता ये होगा, बहुत महीन विधा है ये, और इतने कम शब्दों में बातें कह देना और बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि
तुम एक यूट्यूब पे क्लिप भेजा हूँ तुम्हें, वो ज़रा सुनना तुम कि क्या है। वो बेसिकली जो मिर्ज़ा गालिब की टीवी सीरीज़ है, गुलज़ार ने बनाई थी और नसीरुद्दीन शाह ने उसमें गालिब का कैरेक्टर प्ले किया है। उसकी एक बहुत फ़ेमस सी गज़ल है जगजीत सिंह की आवाज़ में कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये वीडियो उन्होंने मुझे भेजा और आप विश्वास नहीं करिएगा, मैंने जब पहली बार उस वीडियो को सुना और उन लाइनों को सुना मैंने, तो मुझे लगा कि मैं खुशी से मर क्यों नहीं जाता हूँ, कोई इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। सो दैट वाज़ माय फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू पोएट्री। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी उस समय तक, बट अच्छी बात ये थी कि उन्होंने इंट्रोड्यूस ही गालिब से कर दिया, तो उन्होंने प्रेरित किया कब ऐसा है कि तुम पढ़ना शुरू करो। 6-8 महीने पढ़ते गए, पढ़ते रहे, जितने यूट्यूब पे जितने मुशायरे थे 70 के, 60 के, एक से एक पोएट को सुनते रहे और लिखे नहीं कभी कुछ, लिखने की प्रेरणा कभी कुछ थी नहीं। लेकिन यही होता है कि जो 6-8 महीने जब आप पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि आखिर में पोएट्री कहते किसको हैं, शायरी होती क्या है। गलती हम लोग ये कर देते हैं कि हम पहले लिखने के लिए छटपटा रहे होते हैं, तो हम पहले ये जान तो लें कि शायरी होती क्या है या शेर कहते किसको हैं। तो 6-8 महीने जब ये चलता रहा, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से एक दिन से कुछ निकल गया। तो फिर हमने वही सीनियर को जाके कहा कि ये देखिए ये क्या निकला है अंदर से, मैंने लिखने की कोशिश नहीं की है, बट बस खुद से निकला कुछ है। निकल गया है ये। तो उन्होंने एक फिर अप्रिशिएट किया कि नहीं तुम ख़्याल सही लिख रहे हो, तो बढ़ते जाओ आगे उस दिशा में, तो फिर बढ़ते चले गए। तो जैसे पोएट्री लिखी जाती है या ज़िंदगी उससे लिखवा लेती है? क्या हर शायर के अंदर में एक अधूरा इंसान या एक अधूरा इश्क छुपा होता है? देखिए अधूरा नहीं कहूँगा मैं, पॉइंट ये होता है कि वो एक बहुत हाइटेंड इमोशनल स्टेट होता है, जब अंदर से चीज़ें निकल रही होती हैं आपकी, और उसमें भी मतलब विद गॉड्स ग्रेस थोड़ी-सी अपने को मतलब प्रोज़ वगैरह से इंट्रोडक्शन हो के किताबें पढ़ने से ये रहता था कि शब्द कैच करने की एबिलिटी भगवान ने कहीं से दे दी थी। तो उसका मीनिंग क्या होता है ये पकड़ लिया करते थे बहुत जल्दी। तो आदमी को अधूरा होना ज़रूरी नहीं होता है। जो चीज़ें आपके इर्द-गिर्द हो रही हैं, अगर आप में वो पावर ऑफ ऑब्ज़र्वेशन है कि उस चीज़ को आप कंप्लीटली न्यूट्रल वे में एक्सटर्नल ऑब्जर्वर होके देख सकें और आपके अंदर को कैसे झकझोर दिया उस चीज़ ने, उस पे लिख लें। निराला ने कैसे लिख दिया था कि लपक चाटते जूठे पत्तल, या वो ऐसे घूम रहा है भिक्षुक जैसे कि लग रहा है पेट और पीठ मिलकर एक बन गए हैं। उसने देखा होगा किसी बेचारे को, भिक्षुक को वैसे घूमते हुए। उसके बाद उसकी परिकल्पना हो गई अपनी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अधूरा हो, कोई टूटा हो। एक अगर स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और मोमेंट्स को कैद करने का हुनर अगर है, तो आई थिंक चीज़ें आपको निकल ऐसा जाती हैं। लगता है कि जब ज़िंदगी जवाब नहीं देती तो किताबें या कविताएँ उनका जवाब देती हैं? बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर लगता है कि देखिए, हमारे ख़्याल क्या हैं? हमारे ख़्याल है इंटैंजिबल एंटिटीज़, जिनका कोई स्वच्छ प्रारूप नहीं है। वो सॉलिड स्टेट जैसा लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट में नहीं होती हैं चीज़ें वो। लेकिन जब वो ख़्याल शब्दों का रूप ले लेता है, तो आपके थॉट को वो लिमिट ज़रूर कर देता है कि आप बेवाहियात की तरह उन ख़्यालों में घूमते-घूमते 20 दिन, 15 दिन नहीं निकाल रहे हैं। जब भी आपको वो ख़्याल आता है, तो आप उन 4 लाइनों, 6 लाइनों तक पहुँच जाते हैं, एंड दैट इज़ द लिमिट ऑफ योर थॉट देयर। सो जब भी आदमी इन तरह की चीज़ों से जूझ रहा होता है या चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा होता है, तो आई थिंक किताबें और पोएट्री इस रूप में ज़रूर आदमी को हेल्प करती हैं कि उसके थॉट प्रोसेस को हेवायर नहीं होने देती वो। वो कंट्रोल कर लेती हैं आपको उसको। ऐसा कुछ आपकी पर्सनल लिखी गई कुछ कविता या पंक्ति है जो आपको लगता है आपके पूरे अभी तक की ज़िंदगी को डिफ़ाइन करती है? बिल्कुल। सुनना चाहेंगे हम। उसमें भी कॉन्टेक्स्ट ये है कि मुझे याद है जब मैं पहली बार नौकरी का या इंटरव्यू दे रहा था टाटा स्टील में नौकरी पाने के लिए, तो मेरे रिज्यूमे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा करिकुलर थी। तो वो इंटरव्यूअर ने मुझसे कहा कि मतलब तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें कुछ और करना चाहिए। यू शुड नॉट बी अ माइनिंग इंजीनियर। सो एंड दिस वाज़ हिज स्टेटमेंट क्लियरली दैट यू विल बी अ वेस्ट ऑफ टैलेंट इफ आई टेक यू टू माइनिंग। योर टैलेंट इज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो मुझे वो पूरा इंटरव्यू उनको ये कन्विंस करने में लगा था कि नहीं सर, मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा लेकिन हूँ। ये सब भी मैं करता हूँ। हाँ, ये तो मतलब ऐसा है कि शौक है सर, तो शौक के लिए कर लेते हैं। तो होते-होते जो भी इंटरव्यू खत्म हुआ, तो मैंने इंटरव्यू से निकल के लिखा था कि, और यही मेरी ज़िंदगी का सार भी है कि ये पोएट्री का जो चीज़ है, ये एक्चुअली मैं अभी आज तक इसको शौक के तरह पे ही लिया हूँ। आई हैव नेवर डिज़ायर्ड एनी प्रोफेशनल कैपेसिटी फ्रॉम दिस थिंग। तो तभी मैंने लिखा था कि कलम से खींच कर लकीरें कलाकारी पर उतर आऊँगा। कलम से खींच कर लकीरें कलाकारी पर उतर आऊँगा, ऐ मोहब्बत दूर रहे मुझसे, मैं शायरी पर उतर आऊँगा। तो उस दिन ये लगा था कि इस फीलिंग को क्यों डोमिनेट कर रहे हैं लोग कि कलम से खींच कर लकीरें कलाकारी पर उतर आऊँगा, ऐ मोहब्बत दूर रहे मुझसे, मैं शायरी पर उतर आऊँगा।
ये हुनर शौकियाना है, ज़िंदगी नहीं देगा कभी। ये हुनर शौकियाना है, ज़िंदगी नहीं देगा कभी। जो भूखे पेट रहना पड़ा, मैं खुदकुशी पर उतर आऊँगा। और जब तलक हासिल हो तुम्हें अपनी तकदीर पे खैर करो, जब तलक हासिल हो तुम्हें अपनी तकदीर पे खैर करो, जो कीमत लगाने बैठोगे मैं खुददारी पर उतर क्या आऊँगा। बात है। आखिर में डिग्री नहीं, इंसान याद रहता है। बहुत जगह हम सुनते भी है कि आप किसी को कुछ भी दे दीजिए, वो उसे याद नहीं रहेगा। इट्स इट्स मोर अबाउट कि आप किसी को कैसा फ़ील कराते हैं, द क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन दैट यू हैव विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कोई 18 या 25 साल का लड़का या लड़की करियर, फेलियर या कंपैरिजन को लेके परेशान है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको कहना चाहूँगा 2 ही चीज़। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, which is also a conclusion of what I have said earlier, do not be afraid to quit things in life. बहुत सी चीज़ें हम जब फैसले ले रहे होते हैं ना, तो जब आदमी कोई फैसला अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते वक्त ले रहा होता है, तो 24 साल का कोई व्यक्ति हो, वो उसको ये समझना चाहिए कि अगर क्विट करने में हिचकना मत भाई, क्योंकि 18 साल के जब तुम थे ना, तो जो रास्ता तुमने चुना था उस समय तुम्हारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी या जितना अंडरस्टैंडिंग था, तुमने वही सोच के फैसला लिया था। ये बहुत पॉसिबल है कि 24 साल की उम्र में तुमको वो फैसला ठीक ना लग रहा हो, या तुमको बचकानी लगे या बचकानी लगे या कोई और रास्ता दिख रहा हो। तो डू नॉट बी अफ्रेड टू क्विट। एंड सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लोअर मिडिल क्लास या मध्यम वर्गीय परिवार या वहाँ से आने वाले जगहों में ये कहा जाता है कि गलती नहीं कर सकते हो तुम, तो डू नॉट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। इट्स नो फॉली, इट्स नो शेम इन मेकिंग मिस्टेक्स। फील फ्री टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि वो मिस्टेक करने से जब तुम डरते हो ना, तो तुम एक नीडलेस प्रेशर अपने ऊपर ले लिए होते हो कि हम जो भी कदम उठाएंगे वो सही ही होगा। जबकि एक 17 साल के बच्चे को और एक 24 साल के बच्चे तक को, एक 59 साल के आदमी को भी, जब वो 59 साल 103 महीना 125 दिन का है या 3 महीना 25 दिन का है, तो भी उसको 26वां दिन कैसा बीतेगा ना, उसको नहीं पता है। सही बात है। तो डरो मत कभी गलती करने से, ये चीज़ को बाहर निकालो। ये इससे बाहर निकलोगे तो अपने ऊपर जो नीडलेस प्रेशर हम लिए रहते हैं ना, वो जो दंगल में आमिर खान कहता है कि हारना नहीं है गीता, तो हारना नहीं है गीता में बाप का प्रेशर तो है ही, वो बेटा गीता भी प्रेशर ले चुकी है कि अब अगर मैं आज हार गई तो भाई यहाँ तो हारे, तो वो तो नाम कटा तो कटा ही, नाक कटी, घर जाके पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल। सो ये एक प्रेशर जो है वो होता है, क्योंकि जब वो घर अपना सब कुछ आपके पीछे लगा चुका है होता है, तो वो चाहता भी यही है कि भाई फेल होना यहाँ एक ऑप्शन नहीं है। लेकिन उस सब के बीच भी अपने आप को उस चीज़ से बचाए रखिए, कोशिश करिए कि हम कैसे बच सकें, कि इट्स फाइन कि हम अगर गलती कर भी दें उस रास्ते में ना, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया का और ये मेरी ज़िंदगी का अंत हो गया है। वो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, देयर विल ऑलवेज बी देयर, मेक मिस्टेक बट लर्न फ्रॉम एवरी बट लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक एंड डू नॉट स्टॉप योर वर्किंग हार्ड। तो ये तो हो गई कि एक जो आप बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, जैसे कि BWS टॉक्स का मिशन है बिल्डिंग बेटर ह्यूमंस थ्रू कॉन्वर्सेशन। एंड अगर इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद लोग सिर्फ आपकी एक बात आज के पूरे कॉन्वर्सेशन से याद रखें, तो आप क्या चाहेंगे? मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगा उनसे। दर बदर भटकें, बहुत से शौक आजमाएं, लेकिन दौलतें सिर्फ नहीं कमाएं, लोग भी कमाएं। क्या बात है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर आज आपसे आपकी सारी डिग्री, सारे एग्जाम्स और सारी डिजिग्नेशन या जो अभी तक के एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें ले ली जाएं, तो संगम तीर्थराज के पास ऐसा क्या बचेगा जिससे दुनिया कभी नहीं छीन सकती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ वॉट एवर आई हैव लर्न टिल नाउ। शिक्षा के बारे में बोला ही यही जाता है कि वो ज्ञान है जो तुमसे कोई नहीं छीन और वो सकता। आपके साथ जाता है वो ऊपर। मेरे साथ जाएगा। मेरी दौलतें वौलतें कोई ले भी सकता है, वो चली भी जा सकती है, बट जो मैंने आज तक सीखा है वो नहीं ले जा सकता कोई। सेकेंड इज़ माई एबिलिटी टू अगेन स्टिल कीप लर्निंग। मैं हमेशा ये समझने लगा हूँ, पर्टिकुलरली तैयारी, यूपीएससी की तैयारी के बाद मैं अपने आप को जब कॉर्पोरेट में लेके आया, तो यही सोच के लाया कि मैं खाली खड़ा हूँ, अब इसमें भरना है बस अब। तो अगर मैं छलकता हुआ पहले से आता कि मैं इतना ज्ञान 6 साल में लेके आया हूँ, तो बाहर ही निकलती चीज़ें उससे। दूसरी, तीसरी, इफ़ आई कैन जस्ट से सेल्फ बोस्टिंग मोड में, माई एबिलिटी टू ऑब्जर्व थिंग्स, दिस आई थिंक एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, दैट कैन नॉट बी टेकन। आज इसका डिग्री वग्री से मैं भी इससे कोई लेना देना नहीं समझता हूँ। ये डिग्री होती नहीं भी होती तब भी मुझे लगता है कि ये व्यक्ति तो मैं बन जाता जीवन में अपने इर्द गिर्द देखते हुए। आज का ये जो पूरा पॉडकास्ट रहा, ये काफ़ी अच्छा रहा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग thank you for inviting me. वैल्यूएबल टाइम। एंड आई एम श्योर कि ये जो पॉडकास्ट जो भी देख रहे होंगे, ये इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली जो हमारे रीजन के लोग हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बना लेता है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी ज़िंदगी से किसी और को बना पाते हैं।
अगर आज की बातचीत ने आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए भी रोक कर ये सोचने पर मजबूर किया है, तो हमारा मकसद पूरा हुआ। क्योंकि BWS स्टॉक्स का मानना है, सक्सेस दुनिया देखती है, कैरेक्टर इतिहास याद रखता है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत राज और ये था BWS स्टॉक्स, कॉन्वर्सेशन दैट बिल्ड्स बेटर ह्यूमन। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो शायद आपको एक बेहतर इंसान बना दे।